Hello everyone. Hello Bacha Party. Hello boys and girls. This is Kunal Mandania, your faculty for CA Foundation Law and CA Inter Law, and I welcome you all to my one-shot revision. प्यारे प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग मैं वन शॉट रिविजन लेके आया हूँ बच्चों आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे तो बच्चों ये वन शॉट रिवीजन है जनवरी 25 के एग्जामिनेशन के लिए, बट इस वन शॉट रिवीजन में बच्चा पार्टी ना सिर्फ मैं सारे कंसेप्ट्स को आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से रिवाइज कराने वाला हूं, बल्कि साथ साथ पिछले 3-4 एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी मैं इस वन शॉट रिवीजन के थ्रू कंप्लीट करने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट ये वन शॉट रिवीजन देख रहा है, नंबर 1 उसको सारे इंपॉर्टेंट लॉज बच्चों एक जगह पे रिवाइज हो जाएंगे। नंबर 2, ठीक है, रिसेंटली पिछले पास 2-3 एग्जाम्स में आरटीपी, एमटीपी और एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ मैंने बच्चों ये रिविजन्स करवाए हैं आपको बहुत इफेक्टिव फ्लो चार्ट्स के थ्रू, तो वो फ्लो चार्ट बच्चों आपके लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत 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 हेल्पफुल हो गए। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ ठीक है मैं शुरू करता हूं बच्चों अपना वन शॉट रिविजन। मैंने जनवरी 21 एग्जाम के लिए डिसाइड किया है कि मैं 5-6-7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बच्चों वन शॉट रिविजन डालूंगा, एंड साथ साथ बच्चों आप लोगों के लिए इस एग्जाम के लिए मैं अच्छे रिकॉर्डेड मैराथन्स भी डालने वाला हूं, एंड साथ साथ बच्चा पार्टी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी डालने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स मैराथन को देख रहे हैं, स्टे ट्यून्ड विद मी, ठीक है। प्लेलिस्ट में इस चैनल पे जाके आप बच्चों बाकी सारे रिवीजन सेशंस भी मेरे देख सकते हैं, राइट। और ये पर्टिकुलर नोट्स जो है बच्चों वो अवेलेबल होंगे पीडब्ल्यू के हमारे ऐप में, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। इवन इफ आप लोगों ने पीडब्ल्यू का पेड बैच नहीं भी लिया होगा तो जाके वो फ्री बैच में आप लोग बच्चों, फ्री उत्कर्ष बैच में आप जाके एनरोल कर सकते हो, वही आपको बच्चों ये अमेजिंग नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के और विलंब के बच्चों स्टार्ट करता हूं मैं आज का अपना सेशन। बच्चों वैसे तो सेक्शन नंबर 88 से लेकर सेक्शन नंबर 122 ये कवर होता है चैप्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, बट ठीक है इसे बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए इस रजिस्टर एंड रिटर्न्स, जिसमें सेक्शन नंबर 88 से लेकर सेक्शन नंबर 95 पे बात करता है, एंड पार्ट बी इस बच्चों जनरल मीटिंग, जिसमें सेक्शन नंबर 96 से लेके 122 तक बात करता है। ओके, क्योंकि बच्चों पार्ट बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा पार्ट बी से, एंड पार्ट बी कंप्लीट होने के बाद बच्चों ग्रेजुअली हम मूव करेंगे पार्ट ए की ओर। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 96 की, जो बात करता है एनुअल जनरल मीटिंग। बच्चों जनरल मीटिंग मतलब मीटिंग ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। जब कंपनी सारे शेयर होल्डर्स को बुलाती है, इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक सारे मेंबर्स को बुलाती है बच्चों, उसे बोलते हैं जनरल मीटिंग। ओके, अब ये जनरल मीटिंग से 2 टाइप की होती है। नंबर 1 वो जनरल मीटिंग जो हर साल में एक बार होती है, उसे बोलते हैं बच्चों एनुअल जनरल मीटिंग। एंड 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर आपको शेयर होल्डर से वोट लेना है और अभी आप एजीएम नहीं ले सकते बच्चों, तो ऐसे केस में आप कॉल करते हैं ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बच्चों एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें डील करता है सेक्शन नंबर 96। सर एनुअल जनरल मीटिंग वो जनरल मीटिंग है जो हर साल में एक बार होता है। वैसे तो बच्चों एजीएम लेना हर कंपनी के लिए कंपलसरी है एक्सेप्ट ओपीसी। अगर बच्चों 1% कंपनी में अकेला ही बंदा है, अगर वो जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहा है बच्चों, तो याद रखना वो जनरल मीटिंग नहीं है, वो पागलपन है, क्योंकि अकेला ही मेंबर है बच्चों। अकेला मेंबर मीटिंग कंडक्ट करेगा तो वही वो मीटिंग थोड़ी होगी, वो बच्चों पागलपन होगा। नाउ इट इज कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी कि उन्होंने एजीएम कंडक्ट करना चाहिए, बट एजीएम कब कंडक्ट करना चाहिए बच्चों, उसका एक टाइम लिमिट मेंशन किया हुआ है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों दिस कैन बी इंपॉर्टेंट। ओके, टाइम लिमिट्स पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है बच्चों, मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन ही पूछता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछता कि कैलकुलेट करो लास्ट डेट क्या है ऑफ कंडक्टिंग एजीएम। ऐसे बच्चों नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं पूछता। नाउ टाइम लिमिट्स बच्चों 2 दिए हुए हैं, नंबर 1 फर्स्ट एजीएम के, नंबर 2 बच्चों सब्सिक्वेंट एजीएम के। फर्स्ट एजीएम मतलब जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जो पहला एजीएम कंपनी कंडक्ट करती है बच्चों, उसे बोलते हैं फर्स्ट एजीएम।
रूल बहुत सिंपल है बच्चों, फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी जब भी आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, नॉर्मली बच्चों क्लोज होता है 31 मार्च को, उससे 9 months के अंदर आपका एजीएम हो जाना चाहिए, आपका एजीएम हो जाना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बच्चों कि अगर कंपनी जनवरी से मार्च के बीच में इनकॉर्पोरेट होगी तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर बच्चों ये मार्च ना होते हुए नेक्स्ट मार्च रहेगा। फिर इससे 9 months के अंदर, ठीक है, एजीएम कंडक्ट हो जाना चाहिए। सो दिस विल बी द लास्ट डेट एवरीवन। ओके, फिर सर एक बार कंपनी के पहले एजीएम हो गई, इसके बाद जो भी एजीएम कंपनी कंडक्ट करेंगी उसे बोलेंगे बच्चों सब्सिक्वेंट एजीएम। सब्सिक्वेंट एजीएम कब तक होना चाहिए, इसमें बच्चों 3 रूल्स है, एंड विच एवर इज अर्लियर। नंबर 1, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए, तो एक डेट आगे बच्चा पार्टी आपके पास 31 दिसंबर। नंबर 2, साल खत्म, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 महीने के अंदर एजीएम हो जानी चाहिए, तो सेकेंड डेट आता है बच्चों आपके पास 30 सितंबर। एंड पिछले एजीएम से इस एजीएम के बीच में गैप 15 months के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया बच्चों आपका 3 डेट। ऐसे 3 डेट्स कैलकुलेट करना है, तीनों में से बच्चों विच एवर इज अर्लियर विल बी लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग सब्सिक्वेंट एजीएम। ओके एवरीवन, बाकी क्या आप आरओसी से एक्सटेंशन मांग सकते हो? अगर कोई वैलिड रीजन है कंपनी के पास तो क्या उसके तहत कंपनी एक्सटेंशन मांग सकती है आरओसी से? द आंसर इज यस। आरओसी का बच्चों पावर है कि वो 3 months तक एक्सटेंशन दे सकती है, बट ध्यान रखिएगा बच्चों ये एक्सटेंशन सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए ही अवेलेबल है। फर्स्ट एजीएम के लिए बच्चों कोई एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है, वो टाइम लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। नेक्स्ट, सर एजीएम कब कंडक्ट करेंगे? याद रखना बच्चों एजीएम सिर्फ बिजनेस आवर्स में करेंगे, और अगर किसी कंपनी के बिजनेस आवर्स ऊपर नीचे होते हैं तो इसलिए बच्चों ने टाइम भी दिया हुआ है 9 AM to 6 PM। सर एजीएम किस दिन पे होना चाहिए बच्चों? AGM should be held at any day except national holiday। इससे बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आया था, दैट वाज, ठीक है, एक डेट रखा हुआ था बच्चों विच वाज स्टेट हॉलीडे। वो स्टेट हॉलीडे था, वो नेशनल हॉलीडे नहीं था, और पूछा गया क्या कंपनी इस डेट पे एजीएम कंडक्ट कर सकती है? द आंसर इज बच्चों यस, बिकॉज आप एजीएम स्टेट हॉलीडेज पे कंडक्ट कर सकते हैं, आप नेशनल हॉलीडेज पे कंडक्ट नहीं कर सकते। ऑल तो बच्चों इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस है, बट वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काम के नहीं है। नेक्स्ट सर एजीएम कहां कंडक्ट होना चाहिए? तो नॉर्मली तो बच्चा पार्टी एजीएम कंडक्ट होना चाहिए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, वो एड्रेस जो आपने आरओसी के पास में रजिस्टर करवाया है। बट सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी में है या टाउन में है या विलेज में है, तो सिटी टाउन और विलेज में आप कहीं भी एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पर आपको रजिस्टर ऑफिस के अंदर ही एजीएम कंडक्ट करनी है, आप उस सिटी टाउन और विलेज के अंदर भी बच्चों एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अनलिस्टेड कंपनी का एजीएम, आई रिपीट, अनलिस्टेड कंपनी का एजीएम इंडिया में कहीं भी लिया जा सकता है। यह ऑप्शन बच्चों लिस्टेड कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी का एजीएम इंडिया में कहीं भी लिया जा सकता है विथ कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। इससे बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। सर अगर हम अनलिस्टेड कंपनी है तो कितने लोगों से कंसेंट लेना पड़ेगा? बच्चों यहाँ पे 90-95% नहीं है, सारे मेंबर्स का आपको कंसेंट लेना पड़ेगा एडवांस में, तब जाके आप आपके रजिस्टर ऑफिस या आपके सिटी टाउन या विलेज को छोड़ के और कहीं एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 8 कंपनी बच्चों ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर सेक्शन 8 कंपनी एक कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है तो वो बीओडी के ऊपर डिपेंड करता है, वो जब चाहे तब बच्चों एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जेम्पशन बच्चों अवेलेबल है गवर्नमेंट कंपनी के लिए। गवर्नमेंट कंपनी भी जब भी चाहे जहां भी चाहे वहां पे एजीएम कंडक्ट कर सकती है, बट याद रखना बच्चों उसके लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। नाउ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉल्ट, एक बात समझे बच्चों, अगर आप टाइम लिमिट पे एजीएम कंडक्ट नहीं करते तो एजीएम तो वॉइड नहीं रहेगा,
एजीएम तो बच्चों वैलिड रहेगा एंड उस पर लिया हुआ सारा डिसीजन भी वैलिड रहेगा, बस आपको फाइन पे करना पड़ेगा। एंड फाइन कितनी होगी बच्चों, पेनाल्टी कितनी होगी? द आंसर इज 1 लाख रुपीज प्लस 5,000 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। नॉर्मली बच्चों को पनिशमेंट या पेनल्टीज बच्चों याद करने नहीं बोलता, पर आई स्ट्रांगली एडवाइस कि भाई इसकी पनिशमेंट या पेनल्टी आप लोग याद कर लेना। फिर अगर बच्चों कंपनी टाइमली एजीएम कंडक्ट नहीं करते तो उसके मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, एंड एनसीएलटी हैज पावर टू डायरेक्ट द कंपनी टू कंडक्ट एजीएम, या फिर बच्चों एनसीएलटी खुद भी एजीएम कंडक्ट करा सकती है। याद रखना इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके एप्लीकेशन पे ट्रिब्यूनल एजीएम कंडक्ट करेगा, तो आंसर बहुत सिंपल है बच्चा पार्टी, ठीक है, किसी भी मेंबर के एप्लीकेशन पे। ओके, तो एजीएम से रिलेटेड बच्चा अगर आप देखोगे तो हमने सेक्शन नंबर 96 देख लिया एजीएम, 97 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, 99 कि व्हाट विल बी पनिशमेंट्स अप्लीकेबल अगर कंपनी एजीएम या इनफैक्ट एजीएम के भी प्रोविजंस फॉलो नहीं करता। ओके, जल्दी से बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही हुआ जो बच्चों में आपको बात करना था। अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने पढ़ते बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखा करें, ठीक है। यूपी में है, यूपी में है बच्चा पार्टी, ओके, wants to organize AGM of the company for financial year 22-23. The meeting was held on 28th September, which happens to be Raksha Bandhan, a date declared as holiday by UP government. तो पहला पॉइंट बच्चों ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने अगर हॉलिडे डिक्लेयर किया है तो आप उस डेट पे भी एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। नाउ द वेन्यू फॉर द मीटिंग शैल बी लोनावला, अ हिल रिसोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। बच्चों कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है यूपी में और वो एजीएम कंडक्ट करना चाहते हैं बच्चों महाराष्ट्र में, और उसमें से 40 में से 38 शेयर होल्डर्स ने अपना कंसेंट दिया है। तो हमने बच्चों पहली बात किया था अनलिस्टेड कंपनी चाहे तो इंडिया में कहीं भी कर सकती है, बट 100% मेंबर्स का वहां पे कंसेंट होना चाहिए। एंड आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों सिर्फ 95% लोगों का कंसेंट था, देयरफॉर कंपनी एजीएम कंडक्ट नहीं कर सकती लोनावला में। ओके एवरीवन, ये क्वेश्चन बच्चों नवंबर 23 में भी आया था, एमटीवी जुलाई 24 में भी आया था। फिर दो क्वेश्चन पूछे गए और पूछ रहे बताओ कि ये वैलिड है कि नहीं है। फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। बच्चों ये इनवैलिड हो गया बिकॉज 9 मंथ्स के अंदर फर्स्ट एजीएम होना चाहिए। नंबर 2, रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच द फर्स्ट एजीएम शैल बी हेल्ड। बच्चों फर्स्ट एजीएम के लिए रजिस्ट्रार एक्सटेंशन नहीं दे सकता, एक्सटेंशन बच्चों सिर्फ अवेलेबल है ओनली फॉर सब्सिक्वेंट एजीएम। फिर बात करते हैं बच्चा पार्टी ईजीएम सेक्शन नंबर 100। जैसे बच्चों हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो भी जनरल मीटिंग होती है, एनी जनरल मीटिंग बिटवीन 2 एजीएम इज कॉल्ड एज ईजीएम। बच्चों ईजीएम इज ऑन एसओएस बेसिस, ओनली अर्जेंट मैटर्स को डील करने के लिए ईजीएम होती है, बिकॉज बच्चों साल में एक बार जनरल मीटिंग होने ही वाली है, एजीएम होने वाली है, तो जिन मुद्दों पे आपको शेयर होल्डर से वोट लेना है उसके लिए आप लोग एजीएम में वो मैटर्स पे डिस्कस कर सकते हो। बट अगर कोई मैटर पे अर्जेंटली वोट करवाना है शेयर होल्डर्स का एंड हम लोग एजीएम तक वेट नहीं कर सकते बच्चों, उन मैटर्स पे हम लोग ईजीएम कंडक्ट करते हैं। ओके, देखो बच्चों ईजीएम कंपलसरी नहीं है, एजीएम कंपलसरी है। एंड यहां बच्चों नॉर्मली, ठीक है, हम ऐसे मैटर्स डील करते हैं जिसके लिए हम एजीएम तक वेट नहीं कर सकते। ना नॉर्मली तो बच्चों एजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल करते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चा पार्टी कि ईजीएम इवन शेयर होल्डर्स यानी बच्चों मेंबर्स भी कॉल कर सकते हैं। यस, मेंबर्स को बच्चों एजीएम कॉल करने का ऑप्शन नहीं होता, बट मेंबर्स ईजीएम भी कॉल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इस मीटिंग को बोलते हैं बच्चों रिक्विजिशन मीटिंग। अब कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, सभी लोग ध्यान रखिएगा। 1/10 ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल और 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग राइट। इतने लोगों ने बच्चों कॉल करना चाहिए जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल है या 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स है। उसमें
इतने मिनिमम लोगों ने रिक्वेशन फॉर्म भरना चाहिए, सभी ने बच्चों अपनी साइन करना चाहिए और ये डिपॉजिट करना है आपको कंपनी के पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, जिसपे पास में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से मुद्दों पे आपको वोट चाहिए, वो मुद्दा तो आपको बताना बच्चों कंपलसरी है, बट उसके लिए रीजन बताना कंपलसरी नहीं है। और बच्चों इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो हमें इस मुद्दे पे मीटिंग कंडक्ट करना है, तो आपको बच्चों मुद्दा बताना कंपलसरी है, आपको रीजन बताना कंपलसरी नहीं है ना। जैसे ही आपने रिक्वेशन फॉर्म डिपॉजिट किया, ये कंपनी पे ऑब्लिगेशन आ जाता है कि कंपनी ने 21 डेज के अंदर नोटिस इशू कर देना चाहिए मीटिंग का, एंड 45 डेज के अंदर मीटिंग कंडक्ट कर लेना चाहिए। 21 डेज के अंदर नोटिस इशू कर देना चाहिए एंड 45 डेज के अंदर मीटिंग कंडक्ट कर लेना चाहिए। अगर कंपनी ने 45 डेज के अंदर मीटिंग कंडक्ट नहीं किया तो बच्चों रिक्वेस्ट चाहे तो खुद भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। सर कब तक? विद इन 45 days, सॉरी, इफ कंपनी फेल्स टू कंडक्ट मीटिंग विद इन 45 days, तो ऐसे केस में बच्चों आप ईजीएम कंडक्ट कर सकते हो विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन फॉर्म। यानी बच्चों अगर ये टाइम लिमिट है, देखो इस दिन पे रिक्वेशन फॉर्म डिपॉजिट हुआ, इससे 21 डेज के अंदर मीटिंग नोटिस भेज देना चाहिए, इसी से 45 डेज के अंदर मीटिंग कंडक्ट कर लेना चाहिए, और अगर कंपनी बच्चों मीटिंग कंडक्ट नहीं किया तो रिक्वेस्ट खुद भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं इसी से 3 months के अंदर। ओके, तो सारे डेट्स के लिए बच्चों टाइम लिमिट यही रहेगा। अब अगर रिक्वेस्ट खुद मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो उन्हें सारी डिटेल्स कंपनी प्रोवाइड करेगा एंड उन्हें जितना भी खर्चा होगा वो एक्सपेंस भी बच्चों कंपनी ही बॉर्न करेगा। बाकी टाइम की अगर बात करूं बच्चों, इट इज सेम लाइक एजीएम, ठीक है। डेट की बात करूं बच्चों, इट इज सेम लाइक एजीएम। प्लेस की बात करूं तो पहले से ही बोल दिया गया है कि भाई एजीएम ऑफ अ कंपनी कैन बी हेल्ड एनीवेयर इन इंडिया। ओके, तो एजीएम समान नहीं है बच्चों कि अनलिस्टेड कंपनी ही एनीवेयर इन इंडिया ले सकती है विद प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। एजीएम आप लोग पहले से ही एनीवेयर इन इंडिया कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एजीएम ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आई रिपीट बच्चों, एजीएम ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब होली ओन सब्सिडरी इंडिया में है और उसकी होल्डिंग कंपनी बच्चों इंडिया के बाहर है। मतलब इन शॉर्ट, इंडिया में जो कंपनी है वो पूरी तरह से बच्चों सब्सिडरी है बाहर वाले कंपनी की। तो ऐसे केस में लॉ ने आपको अलाउ किया कि आप ईजीएम कंडक्ट कर सकते हैं या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर। ये उल्टा नहीं है बच्चों कि इंडियन कंपनी है उसका होल्डी ओन सब्सिडरी इंडिया के बाहर है, तो बच्चों ये रूल नहीं है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, उसकी होल्डी ओन सब्सिडरी इंडिया के अंदर है, ऐसे केस में भाई वो होल्डी ओन सब्सिडरी की ईजीएम आप इंडिया में भी ले सकते हैं बच्चों, इंडिया के बाहर भी ले सकते हैं। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इससे बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सेम लाइक एजीएम, अगर कंपनी बच्चों ईजीएम टाइमली कंडक्ट नहीं कर रही तो ऐसे केस में आप एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हो। सर ये एप्लीकेशन कौन कर सकता है? सो आंसर इज बच्चों, या तो कंपनी का कोई भी मेंबर या कंपनी का बच्चों डायरेक्टर। कंपैरिजन देखो बच्चों, एजीएम अगर टाइमली कंडक्ट नहीं हो रहा तो मेंबर्स एप्लीकेशन करते हैं एनसीएलटी को, और अगर ईजीएम टाइमली कंडक्ट नहीं हो रहा, ऐसे केस में बच्चों ठीक है मेंबर्स भी कर सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, या एनसीएलटी सुओ मोटो खुद से भी बच्चों ये ठीक है डिसाइड कर सकता है। ओके यस, तो बच्चों देखते हैं एमटीपी अगस्त 24 का क्वेश्चन। बीओडी ऑफ द कंपनी कॉल्ड ईजीएम अपॉन रिक्वेशन ऑफ मेंबर।
However, the meeting was adjourned on the ground that quorum was not present. बच्चों एक्चुअली क्वेश्चन देखा है तो बच्चों कोरम का है, ठीक है। देखते हैं, इन द लाइट्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन डिसीजन टू एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग। तो बच्चों आप लोगों ने पूरा लॉ तो पढ़ा ही होगा, आप लोगों को ये पता होगा कि अगर रिक्विजिशन मीटिंग कॉल होती है और कोरम प्रेजेंट नहीं है तो बच्चों ऐसे कैसे मीटिंग एडजर्न नहीं होती, ऐसे कैसे बच्चों मीटिंग क्या हो जाती है, कैंसल हो जाती है। ऐसे कैसे बच्चों मीटिंग क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो अगर कंपनी ने मीटिंग कॉल किया होगा और कोरम प्रेजेंट नहीं है तो बच्चों मीटिंग क्या होगी, एडजर्न होगी। अगर मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया है और कोरम प्रेजेंट नहीं है बच्चों तो ऐसे कैसे बच्चों मीटिंग एडजर्न नहीं होती, मीटिंग कैंसल हो जाती है, मीटिंग बच्चों डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। Board of directors of a company refused to convene the EGM of the members on the ground that the requisitionists have not given explanatory statement. बच्चों explanatory statement नहीं दिया मतलब रीजन नहीं दिया। और बच्चों मैं पहले ही बात कर चुका हूं, आप जब रिक्वेस्ट करते हो आप लोगों को कौन से मैटर पे मीटिंग लेना है ये बताना कंपलसरी है, बट किस रीजन से, ठीक है, आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। ओके एवरीवन, तो आप यहां मेंशन कर देना कि बीओडी का रिफ्यूजल इनवैलिड है क्योंकि आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, एडजर्नमेंट ऑफ ईजीएम कॉल्ड अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर वेयर कोरम इज नॉट प्रेजेंट। बच्चों मैं ऊपर ही बता चुका आप लोग को, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है और रिक्वेशन मीटिंग है बच्चों तो मीटिंग विल बी कैंसल्ड, वो एडजर्न नहीं होती। ये भी गलत है और ये भी गलत है। मूव करते हैं बच्चों और एक क्वेश्चन देखते हैं जो इस पिछले एग्जाम में आया है। तो जैसे आप बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो, सिल्क नाम की कंपनी थी जिसका इनकॉर्पोरेशन बच्चों इंडिया में ही हुआ है, इंडियन कंपनी है बच्चों। इसकी दो सब्सिडरी है बच्चों, एक है प्रिंट लिमिटेड एंड स्टिच लिमिटेड। बोथ द सब्सिडरीज आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बोथ सब्सिडरीज आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब बच्चों सिल्क लिमिटेड जो है वो इंडिया के अंदर बनी है और उसकी दोनों सब्सिडरीज बच्चों इंडिया के बाहर बनी है। बोथ सब्सिडरीज आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। The BOD of Silk Textile Limited intends to call a EGM of Silk Textile Limited। बच्चों बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है, नंबर 1, क्या सिल्क टेक्सटाइल लिमिटेड दुबई में अपनी EGM कंडक्ट कर सकते हैं? बच्चों ये ना बेसिकली गूगली क्वेश्चन पूछा गया आपको। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर इंडियन कंपनी है उसकी सब्सिडरी इंडिया के बाहर है तो भाई उसको तो इंडिया में लेना पड़ेगा। अगर आप होल्डी ओन सब्सिडरी हो इंडिया में जिसकी होल्डिंग कंपनी इंडिया के बाहर है, ऐसे केस में भाई आप इंडिया में भी ले सकते हो, इंडिया के बाहर भी ले सकते हो। तो बच्चों सिल्क टेक्सटाइल लिमिटेड तो खुद होल्डिंग कंपनी है जो बच्चों इंडिया में बनी है, ऐसे केस में उनके पास ऑप्शन नहीं है, उन्हें अपना ईजीएम बच्चों इंडिया में ही कंडक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई क्या सिल्क टेक्सटाइल लिमिटेड ईजीएम दुबई में ले सकती है? बच्चों आंसर है इसका नो। सेकेंड क्वेश्चन, वेदर द ईजीएम ऑफ प्रिंट लिमिटेड कैन बी हेल्ड एट दुबई। देखो बच्चों प्रिंट लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस, यहां आंसर होगा बच्चों वो तो डिपेंड करेगा एज पर रूल्स, डिपेंड करेगा बच्चों एज पर रूल्स ऑफ दैट कंट्री। जिस कंट्री बच्चों वो इनकॉर्पोरेट हुई है उसके रूल्स पे डिपेंड करेगा कि भाई वो इंडिया के बाहर रह सकते हैं या नहीं। ओके चलो मूव करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बच्चों 5 मार्क के लिए आया, पिछले एग्जाम में ही आया, सितंबर 24 के एग्जाम में ही आया बच्चों। यानी सितंबर 24 में सीधा सीधा 5 और 5 10 मार्क का क्वेश्चन बच्चों अकेला ईजीएम में पूछा गया और 1-2 एमसीक्यू इस चैप्टर पे, यानी मिला के ये चैप्टर बच्चों कम से कम 12 मार्क का एग्जाम में पूछा गया था।
तो बच्चों अगर आप बाकी सारे फैक्ट्स देखेंगे बच्चों क्वेश्चन के, वैसे तो ये बहुत ज्यादा इररिलेवेंट है। एक चीज काम की है अपने लिए कि भाई एजीएम टाइम पे कंडक्ट नहीं कर पा रहे, एंड कंपनी का एक शेयर होल्डर है रमन, जिसके पास 50,000 शेयर्स है इस कंपनी पे। इनफैक्ट आई एम रॉन्ग, बाकी बच्चों डिटेल्स भी मैटर करती है, बताता हूं मैं आपको कैसे। कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है, कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाख शेयर्स। उसमें से बच्चों रमन अकेले के पास 50,000 शेयर्स है। 5 लाख में से 50,000 शेयर्स मतलब बच्चों 10% शेयर्स है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या रमन एज ए इंडिविजुअल शेयर होल्डर मेक अ रिक्वेजिशन टू कंपनी। बच्चों वहां पे नंबर मेंशन नहीं किया है, वहां दिया है उतने लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसके पास 10% ऑफ पेड अप कैपिटल या 10% ऑफ वोटिंग राइट्स होना चाहिए। एंड एज यू कैन सी रमन इज बच्चों ऑलरेडी होल्डिंग 10% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। यस, रमन बच्चों इंडिविजुअली भी ईजीएम रिक्वेस्ट कर सकता है। If the company does not call the EGM on request of Raman, whether Raman can himself call the EGM, ये भी बच्चों आंसर यस है। अगर कंपनी रिक्वेस्ट करने से 45 डेज के अंदर बच्चों मीटिंग कंडक्ट नहीं करती, तो रिक्वेस्ट करने से 3 महीने के अंदर रमन खुद भी EGM कंडक्ट कर सकता है। ओके, तो 4 सेक्शन अपने हो चुके हैं। 96 AGM, 97 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल AGM ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स, 98 power of NCLT could call EGM on request of members या directors। 99 है बच्चों पनिशमेंट, अगर कंपनी ने AGM या EGM में कोई भी डिफॉल्ट किया। एंड सेक्शन 100 है बच्चों EGM। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की और, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों, जिसका नाम है नोटिस, सेक्शन 101। तो गाइस अगर हम नोटिस की बात करें, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 101, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो बेसिकली बच्चों जिस डॉक्यूमेंट से हम शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को इनवाइट करते हैं मीटिंग में, ठीक है, एंड उसे मीटिंग का टाइम, डे, डेट, प्लेस इंटीमेट करते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं नोटिस। याद रखना बच्चों, नोटिस शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 2 सर, नोटिस देने की अथॉरिटी किसके पास है? भाई कंपनी को चला रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देयरफॉर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है इस मुद्दे पे हमें शेयर होल्डर से वोट चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नोटिस इशू करेगा। तो वैसे तो बच्चे नोटिस इशू करने की अथॉरिटी बीओडी के पास है, बट वो चाहे तो अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी को, किसी एक डायरेक्टर को, किसी मैनेजर को, एक्सेट्रा। अगर पावर डेलीगेट करके इन लोगों ने नोटिस इशू किया तो बच्चों नोटिस वैलिड होगा। अगर बिना डेलीगेशन के इन अथॉरिटीज ने नोटिस इशू किया तो नोटिस इनवैलिड होगा। बट याद रखना बच्चों, से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी सेक्रेटरी ने नोटिस दिया विदाउट डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ बीओडी, तो वैसे तो बच्चों नोटिस इनवैलिड हो जाएगा। हाउएवर बीओडी चाहे तो उस नोटिस को रैटिफाई कर सकते हैं, मतलब बच्चों इनवैलिड नोटिस को फिर से वैलिड कर सकते हैं। ऐसे ही पास से मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ नोटिस किस किस को मिलना चाहिए बच्चों? नंबर 1 एवरी मेंबर, बच्चों मेंबर्स की मीटिंग है तो मेंबर्स को तो सभी को नोटिस देना पड़ेगा। नंबर 2 अगर कोई मेंबर बच्चों मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या उसके मेंबर को देना पड़ेगा। अगर कोई मेंबर बच्चों इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर को देना पड़ेगा। एंड बच्चों बेगानी शादी में 2 अब्दुल्ला दीवाने हैं, दैट इज बच्चों नोटिस और 2 अथॉरिटी को इश्यू करना पड़ेगा। नंबर 1 ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड नंबर 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ऑल दो बच्चों ये मेंबर्स नहीं है, फिर भी ऑडिटर और डायरेक्टर के पास पावर होता है टू रिसीव नोटिस। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर व्हाट इज द टाइम लिमिट और लेंथ ऑफ नोटिस, यानी सर नोटिस कितने दिन पहले पहुंच जाना चाहिए? लॉ बोलता है बच्चों मीटिंग से एटलीस्ट 21 क्लियर डेज पहले नोटिस पहुंच जाना चाहिए। सर इसमें ये क्लियर डेज क्या होता है? तो बच्चों क्लियर डेज कैलकुलेट करने के लिए जिस दिन आपने नोटिस भेजा उसे छोड़ दो, जिस दिन बच्चों मीटिंग है उसे छोड़ दो,
अब आपको बीच के दिन कैलकुलेट करने हैं, नोटिस भेजने से लेके मीटिंग तक के बच्चों बीच के डेज कैलकुलेट करने हैं। एंड इसमें बच्चों अगर नोटिस पोस्ट से भेजा है तो आपको 2 दिन और एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। इसके बाद काउंट करो कितने डेज बीच में बचे बच्चों। अगर एटलीस्ट 21 डेज बचे हैं तो बच्चों नोटिस वैलिड है, अदरवाइज नोटिस वैलिड नहीं है। सो नॉर्मल कंपनी के लिए सर ये 21 क्लियर डेज है, सेक्शन 8 कंपनी के लिए बच्चों ये 14 क्लियर डेज है। आप देख सकते हो एमटीपी जुलाई 24 में बच्चों क्वेश्चन आया था, हु आर द पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस। सर नोटिस किस किस को मिलना चाहिए? नंबर 1 ऑल द मेंबर्स, नंबर 2 कोई मेंबर मर गया तो बच्चों उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी, अगर सर मेंबर इंस्टॉलमेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी, एंड ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये 5 लोगों को बच्चों नोटिस मिलना चाहिए। आप देख सकते हो, ठीक है, आंसर मेंशन किया हुआ है बच्चों। मूव करते हैं शॉर्टर नोटिस। देखो बच्चों एक बात समझो, अगर आपने नोटिस भेज दिया और 21 क्लियर डेज प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे कैसे बच्चों नोटिस इनवैलिड हो जाएगा, और कोई कंडोनेशन भी नहीं है, मतलब बच्चों कोई माफी भी नहीं है। हाउएवर लॉ में शॉर्टर नोटिस का कंसेप्ट है। सर शॉर्टर नोटिस का मतलब क्या होता है? 21 क्लियर डेज से कम टाइम के लिए नोटिस। यस आप चाहो तो बच्चों अगर आपके पास 21 डेज अवेलेबल नहीं है, ऐसे कैसे बच्चों शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं, बट इसके लिए आपको रिक्वायर्ड कंसेंट लेना पड़ेगा। सर कंसेंट कितना लेना पड़ेगा? इज इट क्लियर? अगर बच्चा पार्टी एजीएम है तो जितने लोग वोट करने के लिए एंटाइटल्ड है उसके 95% मेंबर्स ने हाँ बोलना चाहिए। अगर बच्चा पार्टी ईजीएम है तो दोनों चाहिए, नंबर 1 नंबर्स में भी मेजॉरिटी चाहिए, मतलब 1000 शेयर होल्डर्स है तो कम से कम 501 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। जिनके पास एंड जितने भी लोगों ने हाँ बोला है उनके पास बच्चों 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। आई रिपीट, शॉर्टर नोटिस भी चलेगा अगर रिक्वायर्ड कंसेंट मिल जाए। रिक्वायर्ड कंसेंट कितना है सर? एजीएम में 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट, एजीएम में मेजॉरिटी इन नंबर जिनके पास 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है। अब बच्चों इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पे लिखा नहीं है बट मैं डिस्कस कर देता हूं, दैट इज सर्विंग ऑफ नोटिस। सर नोटिस कैसे सर्व करना है बच्चों? सेक्शन नंबर 20 में मेंशन किया हुआ है। इसमें 1-2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाले ने बच्चों, ठीक है, आपको बोला कि हम कंपनी का जो नॉर्मल मोड है उससे किसी और मोड में नोटिस सर्व करो, तो बच्चों वो कर सकते हैं। उसके लिए उससे रिक्वायर्ड फीस लेना पड़ता है, अगर रिक्वायर्ड फीस लेने के बाद भी कंपनी ने उसे उस मोड से सर्व नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन बच्चों पास में आ चुका है कि रिक्वायर्ड फीस लेने के बाद भी बच्चों उससे, ठीक है, वही मोड में हमने सर्व नहीं किया और उसके कारण वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो बच्चों वैसे तो मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। हाउएवर जितने हमने रिक्वायरमेंट्स देखे उसमें से बच्चों कोई रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो पाई तो सेक्शन 101 सब सेक्शन 4 के तहत हम लोग हमेशा बच्चों एक्सीडेंटल ओमिशन क्लेम करके मीटिंग की प्रोसीडिंग को वैलिड कर सकते हैं। इस बात का याद रखना। जैसे इस केस में बच्चों मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, नोटिस आपने पैसा दिया था कि स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजो, हम स्पीड पोस्ट से नहीं भेज पाए, तो वैसे तो बच्चों नोटिस इनवैलिड हो जाएगा एंड मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी, बट एक्सीडेंटल ओमिशन क्लेम करके हम लोग बच्चों मीटिंग के प्रोसीडिंग्स को वैलिड कर सकते हैं। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है बच्चों, अगर ईमेल से नोटिस सर्व करने की बात हो रही है और आपने मेल भेज दिया बच्चों, तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर बच्चों मेल ट्रांसमिशन में खो जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमारा काम है बच्चों मेल भेजने का। इज इट क्लियर? अगर मेल सामने वाले को नहीं पहुंचा तो उसमें हमारी गलती नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 101। मूव करते हैं बच्चों सेक्शन 102 जो बात करता है सर बिजनेस के बारे में।
अब बच्चों जितने भी मैटर्स है जिसमें हमें शेयर होल्डर्स से वोट चाहिए, ठीक है, अगर वो मैटर बच्चों कंपनी के जनरल मीटिंग में डील हो रहे हैं उसे बोलते हैं हम लोग बिजनेस ऑफ अ मीटिंग। अब बिजनेस दो टाइप के होते हैं बच्चों, नंबर 1 ऑर्डिनरी बिजनेस, नंबर 2 स्पेशल बिजनेस। सर जितने भी मैटर्स है जिसमें हमको शेयर होल्डर्स से वोट चाहिए उनमें से बच्चों 4 मैटर्स ऐसे हैं जो हर एजीएम में डील होते हैं। वो 4 मैटर्स जो हर एजीएम में डील होते हैं बच्चों उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम। सर वो कितने मैटर्स होते हैं? 4, जो हम बच्चों हर एजीएम में डील करते हैं। इसे याद करने के लिए बच्चों मैंने निमोनिक दिया आपको, निमोनिक इज अड्डा, एंड इस बच्चों थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हर एजीएम में बच्चों हम 4 बिजनेस का डील करते हैं। नंबर 1 ए से है अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डी से है बच्चा पार्टी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट डी से है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना या रिमूव करना। ए से है बच्चों ऑडिटर को अपॉइंट करना, रिमूव करना, रीअपॉइंट करना और उसका रेमुनरेशन फिक्स करना। आई रिपीट, 4 बिजनेस है बच्चों। निमोनिक है अड्डा। ए से अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डी से डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट डी से बच्चों डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, रिमूव करना। एंड ए से बच्चों ऑडिटर को अपॉइंट करना, रिमूव करना, रीअपॉइंट करना एंड उसका रेमुनरेशन फिक्स करना। क्योंकि बच्चों ये 4 मैटर्स हर एजीएम में डील होते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम। सर अगर एजीएम में इन 4 को छोड़ के और कोई भी बिजनेस डील कर रहे हैं और किसी भी मैटर पे शेयर होल्डर से हम वोट ले रहे हैं बच्चों, तो उसे बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। तो स्पेशल बिजनेस क्या होता है? एजीएम में इन 4 मैटर्स को छोड़ के अगर कोई मैटर डील हो रहा है बच्चों, उसे बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। अब ये रही बात बच्चों एजीएम की। अगर मैं बात करूं ईजीएम, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बच्चों, जो भी मैटर आप डील करोगे चाहे वो इन 4 मैटर से क्यों ना हो, अगर ईजीएम में बच्चों आप कोई भी मैटर डील कर रहे हो उसे बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। और क्योंकि बच्चों स्पेशल बिजनेस रेयरली होते हैं, हर एजीएम में नहीं होते, तो ऐसे केस में शेयर होल्डर्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये मैटर क्यों डील कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इससे इफेक्ट क्या होगा। एंड दैट इज द रीजन लॉ बोलता है जिस भी मीटिंग में आप स्पेशल बिजनेस डील कर रहे हो, आई रिपीट, जिस भी मीटिंग में बच्चों आप स्पेशल बिजनेस डील कर रहे हो उस मीटिंग के नोटिस के साथ में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके सेंड करना पड़ेगा। उस मीटिंग के बच्चों नोटिस के साथ में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके सेंड करना पड़ेगा। आई रिपीट, जिस भी मीटिंग में आप स्पेशल बिजनेस डील कर रहे हो उस मीटिंग के नोटिस के साथ में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एजीएम में कब रिक्वायर्ड है? जब आप स्पेशल बिजनेस डील कर रहे हो। सर ईजीएम में कब रिक्वायर्ड है? सर ईजीएम में तो सर सारे मैटर स्पेशल बिजनेस होते हैं, तो वहां पे तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का कंटेंट क्या होना चाहिए बच्चों? इस पे भी थ्योरी क्वेश्चन पास में आ चुका है। याद करने के लिए निमोनिक के बच्चों मिस्ड। एम से है सारे मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू बिजनेस। अगर बच्चों आपके डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन का आय से उनका कोई इंटरेस्ट है, कोई फायदा होने वाला है बच्चों, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। एस से अगर किसी स्पेशल बिजनेस में कोई दूसरी कंपनी इन्वॉल्व है तो अपने डायरेक्टर या मैनेजर का उस कंपनी में कितना शेयर होल्डिंग है। आई रिपीट, अगर किसी मुद्दे में बच्चों दूसरी कंपनी इन्वॉल्व है तो अपने डायरेक्टर या मैनेजर का उस कंपनी में कितना शेयर होल्डिंग है बच्चों, आपको यह मेंशन करना पड़ता है। बट ये मेंशन कब करेंगे? जब बच्चों कम से कम 2% शेयर होल्डिंग होना चाहिए। और डी से बच्चों अगर कोई डॉक्यूमेंट को अप्रूव करना है, इंस्पेक्ट करना है, तो टाइम एंड प्लेस जहां पे आप अप्रूव कर सकते हैं। कितने पॉइंट देखिए बच्चों? 4, ठीक है। एम से सारे मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू बिजनेस। आई से अगर इंटरेस्ट है आपके कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन का। एस से अगर जो दूसरी कंपनी इन्वॉल्व है तो अपनी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर का उस कंपनी में कितना शेयर होल्डिंग है बच्चों, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। बट ये कब मेंशन करना पड़ेगा? जब कम से कम बच्चों 2% शेयर होल्डिंग होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, अगर किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है तो टाइम एंड प्लेस जहां बच्चों आप वेरीफाई कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, पब्लिक कंपनी है,
इज ए क्लियर? नोटिस में मेंशन किया आपको कौन सा एजेंडा डिस्कस करना है, टू इंक्रीज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल बच्चों स्पेशल बिजनेस हो गया। रोशनी शेयर होल्डर क्या कंप्लेन कर रही है कि भाई कितना इंक्रीज करने वाले हैं वो आपने स्पेसिफाई नहीं किया नोटिस में। और एक बात समझिए बच्चों, इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल इज अ स्पेशल बिजनेस। तो भाई अगर स्पेशल बिजनेस डील कर रहे हैं बच्चों तो आपको एक्सपेरिटी स्टेटमेंट देना पड़ेगा एंड उसमें सारे मटेरियल फैक्ट मेंशन करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग कितना इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि आपने ये मटेरियल फैक्ट मेंशन नहीं किया, यानी आपने एक्सपेरिटी स्टेटमेंट नहीं दिया, या एक्सपेरिटी स्टेटमेंट बच्चों इनवैलिड है, तो ऐसे केस में बच्चों नोटिस भी क्या हो जाएगा, नोटिस भी हो जाएगा आपका इनवैलिड। ओके एवरीवन, नोटिस भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका इनवैलिड। ये देखो सिमिलर क्वेश्चन दिया है बच्चों कि उस मीटिंग में दो बिजनेस डील करने वाले थे, इंक्रीजिंग ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। बच्चों ये मेंशन नहीं किया कि वो जनरल मीटिंग में एजीएम है कि ईजीएम है, तो ऐसा अज्यूम करते हैं बच्चा पार्टी, कुछ और नहीं दिया है तो वो एजीएम है। वो क्या है बच्चों? एजीएम है। सो एजीएम में दिस वाज योर स्पेशल बिजनेस और शेयर होल्डर ने कंप्लेंट किया कि कितना प्रपोज इंक्रीज है आपने बताया नहीं। तो भाई इस केस में बच्चों एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इनवैलिड है, तो नोटिस इनवैलिड है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि ऑडिटर को कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए वो स्पेसिफाई नहीं किया। देखो बच्चों ऑडिटर से रिलेटेड मैटर तो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस में कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, तो इस चीज के लिए तो भाई नोटिस वैलिड है। बट क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस है और प्रपोज इंक्रीज नहीं बताया बच्चों, इसके लिए क्या हो जाएगा? इनवैलिड। ओके, मूव करते हैं सेक्शन 103 की और। सेक्शन नंबर 103 बात करता है बच्चों कोरम। सर मीटिंग की प्रोसीडिंग्स कब वैलिड होगी? जब कम से कम इतने मेंबर्स तो मीटिंग में होने चाहिए। कम से कम इतने मेंबर्स मतलब बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं कोरम। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों, हर पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पे कभी ना कभी पास में क्वेश्चन पूछा गया है। अब सर कोरम रिक्वायर्ड कितना है? तो बच्चों प्राइवेट कंपनी में तो मीटिंग में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर्स पे। अगर मेंबर 1000 तक है तो 5 होना चाहिए, 1001 से 5000 है तो 15 होना चाहिए, 5000 के ऊपर है तो 30 होना चाहिए। ओके, 5, 15, 30 ये बात याद रखें। अप टू 1005, 1001 से लेके 5000 तक बच्चों 15 एंड 5000 के ऊपर बच्चों 30। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, ये तो मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड है। आप चाहो तो आर्टिकल्स में ज्यादा कोरम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने आर्टिकल्स में इससे ज्यादा कोरम स्पेसिफाई किया तो हम लोग आर्टिकल की सुनेंगे। नंबर 2, ये भी क्वेश्चन बच्चों कई बार एग्जाम में आता है कि कोरम काउंटिंग कैसे होगी। कोरम काउंटिंग कैसे होगी बच्चों? याद रखना जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है उन्हें ही हम कोरम के लिए काउंट करते हैं। प्रॉक्सीज को बच्चों हम लोग कोरम के लिए काउंट नहीं करते, लेकिन 3 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को हम प्रॉक्सी नहीं मानते। नंबर 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर 3 बच्चों किसी बॉडी कॉर्पोरेट आपकी मेंबर है और उन्होंने अपना प्रॉक्सी भेजा। तो ये 3 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को बच्चों हम लोग प्रॉक्सी नहीं मानते एंड देयरफॉर बच्चों कोरम के लिए काउंट करते हैं। सर यहां पे कैपेसिटीज काउंट होती है, मतलब अगर मैं मेंबर हूं बच्चों और किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे 2 काउंट किया जाएगा एंड लास्ट जॉइंट होल्डर्स ऑफ द शेयर्स आर काउंटेड एज 1। तो ऐसे काउंटिंग करके आपको चेक करना पड़ता है बच्चों कोरम प्रेजेंट है कि नहीं। याद रखना नॉर्मल जनरल मीटिंग में बच्चों क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट नहीं कर सकते, इसीलिए बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम काउंटिंग में काउंट नहीं करते। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे अगर बच्चों सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो कोरम रिक्वायर्ड कितना है वो मैटर नहीं करता। इफ ऑल द मेंबर्स आर प्रेजेंट हम मान लेते हैं बच्चों कोरम प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन कब रेस होता है? जब कई बार आर्टिकल्स में लिखा होता है सपोज कि 5 मेंबर्स चाहिए कोरम में, जबकि अभी नंबर ऑफ मेंबर्स सिर्फ 4 ही बचे। सर ऐसे केस में क्या करेंगे? अगर चारों मेंबर बच्चों मीटिंग में आ जाते हैं तो फिर कोरम विल बी इमटेरियल एंड हम अज्यूम कर लेंगे बच्चों कि कोरम क्या है? प्रेजेंट है। नंबर 2 बच्चों कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग।
quorum must be present throughout the meeting. ओके, अगर 5 एजेंडा डिस्कस होने वाले मीटिंग में 3 में quorum प्रेजेंट थे, बचे 2 quorum प्रेजेंट नहीं थे, तो बच्चों 3 के डिसीजन वैलिड हो जाएंगे और ये 2 के क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। ना बच्चों मूव कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मूव कर रहे हैं। अगर किसी मीटिंग में quorum प्रेजेंट नहीं है, याद रखना बच्चों, अगर किसी मीटिंग में quorum प्रेजेंट नहीं है तो 30 मिनट्स वेट करेंगे। यानी quorum या तो मीटिंग के स्टार्टिंग में होना चाहिए या मीटिंग से 30 मिनट्स तक भी रहा तो चलेगा। अगर 30 मिनट्स हो गए फिर भी quorum प्रेजेंट नहीं है तो बच्चों हम देखेंगे कौन सी मीटिंग है। अगर रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग है, यानी तुमने बुलाया और तुम ही नहीं आए, ऐसे कैसे बच्चों मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसे कैसे बच्चों मीटिंग क्या हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी आपकी कैंसल। तो इसे बच्चों एमसीक्यू भी एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बच्चों पास में पूछा जा चुका है कि रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग थी और quorum प्रेजेंट नहीं थी, मीटिंग का क्या होगा बच्चों। तो ऐसी मीटिंग याद रखना डिसॉल्व हो जाती है, कैंसल हो जाती है। एंड अगर कंपनी ने मीटिंग कॉल किया होगा तो बच्चों मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। आई रिपीट, अगर कंपनी ने मीटिंग कॉल किया होगा बच्चों तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। नाउ सर एडजर्न किस दिन पे होगी, चेक करो बच्चों क्या टाइम और डे स्पेसिफाई किया है। अगर टाइम और डे स्पेसिफाई किया है तो बच्चों उस दिन एडजर्न होगी। अगर टाइम और डे स्पेसिफाई नहीं किया है तो बच्चों मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। सर अगर ठीक है किसी और दिन एडजर्न होती है बच्चों तो आपको 3 डेज नोटिस देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट के लिए बच्चों आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ओके, इससे बच्चों इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि मीटिंग में quorum प्रेजेंट नहीं था, मीटिंग एडजर्न हुई, बट नेक्स्ट वीक में बच्चों सेम हॉल अवेलेबल नहीं था, उसके ऊपर वाला हॉल अवेलेबल था। तो क्या ऊपर वाले हॉल में मीटिंग हम कंडक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज बच्चों यस, ठीक है, ऊपर वाले हॉल में मीटिंग कंडक्ट कर सकते, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर अब बात करते हैं एडजर्न मीटिंग की। एंड क्वेश्चन रेज करते हैं अगर एडजर्न मीटिंग में भी quorum प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा। लॉ बोलता है बच्चों अगर एडजर्न मीटिंग में भी quorum प्रेजेंट नहीं है तो भाई बहुत हुआ, अब भाई जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है हम मान लेंगे बच्चों की quorum प्रेजेंट है। तो एडजर्न मीटिंग में भी quorum प्रेजेंट नहीं है तो जितने मेंबर्स भी है बच्चों हम मान लेंगे कि quorum प्रेजेंट है, बस कम से कम 2 मेंबर्स तो होने चाहिए। लॉ बोलता है बच्चों सिंगल मेंबर कैन नॉट कंडक्ट अ मीटिंग, सिंगल मेंबर बच्चों को मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकता, ऑल्दो उसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे बच्चों अगर क्लास मीटिंग है और एक ही पर्सन के पास में सारे शेयर्स है तो भाई वो अकेला ही आएगा, ठीक है। क्लास मीटिंग में बच्चों अगर एक ही पर्सन के पास में उस क्लास के सारे शेयर्स है तो वो अकेला ही आएगा, जबरदस्ती तो 5-6 लोगों को लेके नहीं आएगा। एंड नंबर 2 बच्चा पार्टी अगर एनसीएलटी डायरेक्ट करता है तो ठीक है सिंगल पर्सन कब कब मीटिंग कंडक्ट कर सकता है, ध्यान देना। नंबर 1 अगर वो क्लास मीटिंग है और एक ही पर्सन के पास सिंगल पर्सन होल्ड्स all shares of that class, and number 2 बच्चों if directed by NCLT, अगर NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बच्चों डायरेक्ट करता है तो सिंगल मेंबर भी मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन नंबर 104 चेयरमैन। सर चेयरमैन वो होता है बच्चों जो मीटिंग को प्रिसाइड करता है, जो ठीक है कोरम काउंट करता है, जो इंश्योर करता है बच्चों मीटिंग के सारे प्रोसीडिंग्स प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं। नॉर्मली तो हम चेयरमैन अपॉइंट करते हैं बच्चों शेयर होल्डर्स बाय शो ऑफ हैंड। हाउएवर अगर शो ऑफ हैंड बच्चों पोल डिमांड हो जाए तो भाई पोल कौन कंडक्ट करेगा? जो शो ऑफ हैंड से बच्चों चेयरमैन अपॉइंट हुआ था वो पोल कंडक्ट करेगा। अगर उस पोल में वही अपॉइंट होता है तो वही चेयरमैन कंटिन्यू करेगा। अगर
आपने किसी और चेयरमैन को अपॉइंट कर दिया तो बच्चों वो नया पर्सन विल बिकम द चेयरमैन। अब चेयरमैन की बच्चों बहुत सारी ड्यूटीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर टाई होता है तो क्या होगा, अगर आपको बच्चों ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है एंड अगर टाई होता है तो क्या होगा, ऐसे कैसे बच्चा वाटी, ठीक है। चेयरमैन के पास में वोट रहता है, चेयरमैन डिसाइड कर सकता है कि फेवर में वोट करना है कि अगेंस्ट में वोट करना है। चेयरमैन के लिए बच्चों यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसमें बच्चों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी? अगर बच्चों आप मेंबर हैं एंड आप किसी रीजन से मीटिंग में आ नहीं सकते तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग में भेज सकते हैं आपके बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए एंड उस पर वोट करने के लिए। इस पर्सन को बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रॉक्सी। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी? प्रॉक्सी मींस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेंबर, जो मेंबर के बिहाफ में मीटिंग अटेंड करता है, मेंबर के बिहाफ में वोट करता है। बेसिकली बात करें तो बच्चों ही इज द एजेंट ऑफ द मेंबर एंड, ठीक है, कंपनी को बच्चों आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मेरे जगह पे ये बंदा आने वाला है एज प्रॉक्सी। तो जिस फॉर्म के अंदर आप कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं बच्चों उसे भी बोलते हैं प्रॉक्सी फॉर्म। ना क्वेश्चन ये रेज होता है कई बार कि प्रॉक्सी कौन हो सकता है? क्या आप किसी दूसरे मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो कि नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो? आंसर बहुत सिंपल है बच्चों, आप मेंबर को भी अपॉइंट कर सकते हो प्रॉक्सी, नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। बट अगर बच्चों सेक्शन 8 कंपनी है, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो उस केस में से मेंबर्स को ही प्रॉक्सी अपॉइंट करोगे। याद रखना बच्चों, इस वन शॉट रिविजन में मैं जितने पॉइंट्स आपको मेंशन कर रहा हूं सब पे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगर किसी कंसेप्ट पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया मतलब मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा। तो बच्चे मुझे पूछते हैं सर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? बच्चों आंसर बहुत सिंपल है, हर चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वन शॉट रिविजन में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 8 कंपनी में बच्चों, ठीक है, आप सिर्फ मेंबर्स को ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, आप नॉन मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। अब एक बंदा कितने लोगों का प्रॉक्सी रह सकता है? अगर बच्चों नंबर्स की बात करें तो 50, और पेडअप कैपिटल की बात करें बच्चा पार्टी तो 10%। ठीक है, मतलब अगर मैं प्रॉक्सी अपॉइंट हो रहा हूं बच्चों तो मैं 50 लोगों का प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता हूं, या उतने लोग जिनका मिला के 10% ऑफ द टोटल पेडअप कैपिटल है हैविंग वोटिंग राइट्स। ओके, जो पहले भर जाए, या तो पहले 50 लोग भर जाए जिनके पास 10% से कम पेडअप कैपिटल है, या 10% वाले पेडअप कैपिटल भर जाए। सिर्फ 7 लोगों के पास में 10% पेडअप कैपिटल है, उन्होंने मुझे प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया। जो पहले हो जाए 50 या 10%। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों कि अगर एक ही मेंबर के पास में मोर देन 10% ऑफ वोटिंग राइट्स है, ऐसे कैसे भाई? वो जिसको भी प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा वो प्रॉक्सी बन जाएगा 10% से ज्यादा का, तो भाई यहां तो कंपनी लॉ का वॉयलेशन हो जाएगा। तो ऐसे केस में लॉ ने बोला है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी एक पर्सन के पास 10% से ज्यादा वोटिंग राइट्स है वो एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। वो जिसे अपॉइंट करेगा वो बंदा सिर्फ उसी का प्रॉक्सी होगा और किसी का प्रॉक्सी नहीं होगा। बाकी बच्चों प्रॉक्सी पे गरीबी के कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, बेचारा मीटिंग में बोल नहीं सकता, कोई बेचारे गरीब को कोरम पर्पस के लिए काउंट नहीं करता। एंड हद देखो बच्चों, प्रॉक्सी कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड। सर अटेंड करने के लिए तो मीटिंग में भेजा था, वोट करने के लिए तो सर मीटिंग में भेजा था, और वोट भी नहीं कर सकता। यस बच्चों, अगर मीटिंग में वोटिंग हो रही है बाय शो ऑफ हैंड तो प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। ओके, हाउएवर अगर शो ऑफ हैंड पे बच्चों पोल डिमांड हो रहा है तो प्रॉक्सी भी पोल डिमांड कर सकता है, एंड पोल पे बच्चों प्रॉक्सी वोट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को ध्यान रखना है कि शो ऑफ हैंड से बच्चों वोट नहीं कर सकता, बट पोल से वो वोट कर सकता है। फिर मूव करते हैं प्रॉक्सी फॉर्म। जो पहली बात किया था कि अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं, ये कंपनी को कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए आपको कंपनी पे को प्रॉक्सी फॉर्म देना पड़ेगा, प्रॉक्सी फॉर्म लॉन्च करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है भाई प्रॉक्सी फॉर्म कब तक कंपनी को देना पड़ेगा? लॉ बोलता है बच्चों प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी लॉन्च विद द कंपनी एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। यानी मीटिंग सर इस दिन है
तो इससे पहले 48 आवर्स से पहले कभी भी प्रॉक्सी फॉर्म आ जाना चाहिए। मीटिंग से 48 आवर्स पहले प्रॉक्सी फॉर्म आता है तो बच्चों प्रॉक्सी वैलिड होगा। इसके बीच में आता है यानी 40 घंटे पहले, 30 घंटे पहले, 20 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, तो बच्चों वो हो जाएगा इनवैलिड। सो प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी सेंड विद कंपनी एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। लॉ बोलता है बच्चों आर्टिकल्स में आप 48 आवर्स से कम का टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी कंपनी का आर्टिकल्स पे लिख दिया कि प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी सेंड टू द कंपनी एटलीस्ट 10 आवर्स बिफोर द मीटिंग। तो फिर भाई मीटिंग से 10 घंटे पहले कभी भी आ जाए चलेगा। अब 20 घंटे पहले भी आ जाए चलेगा, अब 30 घंटे पहले भी आ जाए चलेगा, अब 40 घंटे पहले भी आ जाए चलेगा। यानी आप आर्टिकल्स में बच्चों कम टाइम तो स्पेसिफाई कर सकते हो 48 आवर्स से, पर ज्यादा टाइम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लॉ बोलता है अगर आपने 48 घंटे से ज्यादा का टाइम स्पेसिफाई किया, ऐसे केस में बच्चों हम 48 घंटे के हिसाब से चेक करेंगे। एक सिंपल सा बच्चों एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आपके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी लॉन्च 60 आवर्स बिफोर द मीटिंग। यानी यहां पे आपने क्या किया, 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम दिया। तो सपोज एक प्रॉक्सी फॉर्म आता है 50 घंटे पहले, जबकि आपने बोला है 60 आवर्स बिफोर द मीटिंग। तो ऐसे केस में इसका क्या होगा? लॉ बोलता है आप आर्टिकल्स में ज्यादा का टाइम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने ज्यादा का टाइम स्पेसिफाई किया तो 48 आवर्स के हिसाब से ही चेक होगा। अगर 48 आवर्स के हिसाब से ही चेक होगा बच्चों, तो 48 घंटे पहले यानी 50 घंटे पहले भी आया तो बच्चों दिस विल बी अ वैलिड प्रॉक्सी। इन शॉर्ट 48 घंटे से ज्यादा का टाइम दिया हुआ है बच्चों, तो फिर 48 घंटे के हिसाब से ही हम चेक करेंगे एंड उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या प्रॉक्सी फॉर्म जो लॉन्च किया वो वैलिड है कि इनवैलिड है। ओके, नेक्स्ट। मेंबर्स चाहे तो बच्चों प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें बच्चों पास में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर इंस्पेक्शन करने के लिए 2 प्रोसीजर पूरे करने पड़ेंगे। नंबर 1, कम से कम 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा एंड आप इंस्पेक्शन कर सकते हो बच्चों मीटिंग से 24 घंटे पहले से मीटिंग खत्म होने तक। आप इंस्पेक्ट कर सकते हो बच्चों प्रॉक्सी को मीटिंग से 24 घंटे पहले से मीटिंग खत्म होने तक। ओके, तो 2 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, मीटिंग से एटलीस्ट 3 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा एंड आप प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट कर सकते हो मीटिंग से 24 घंटे पहले से मीटिंग खत्म होने तक। फिर कुछ छोटी मगर मोटी बातें। नंबर 1, जो कंपनी चाहे तो खुद का प्रॉक्सी फॉर्म भी बना सकती है, या कंपनीज एक्ट ने एक MGT 11 फॉर्म बनाया है वो भी भेज सकते हैं। सेम वेज मेंबर को भी बच्चों ऑप्शन है, मेंबर भी चाहे तो कंपनी का प्रॉक्सी फॉर्म फिल करके कंपनी में लॉन्च कर सकता है, या फिर बच्चा पार्टी वो खुद का भी या फिर वो बच्चों सीधा MGT 11 भी लॉन्च कर सकता है। अगर किसी मीटिंग में मेंबर और प्रॉक्सी दोनों आ गए तो बच्चों मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं अगर ओरिजिनल आ गया तो डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों मेंबर खुद आ गया तो ऐसे केस में प्रॉक्सी के वोट काउंट नहीं होंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बच्चों आ सकता है जहां पे सपोज 5 एजेंडा पे डिस्कशन होना है, 2 में प्रॉक्सी ने वोट कर दिया, तीसरे में बच्चों मेंबर प्रॉक्सी दोनों आए, दोनों ने वोट किया। याद रखना बच्चों जैसे ही मेंबर आ जाता है प्रॉक्सी रिवोक हो जाता है। प्रॉक्सी रिवोक हो जाता है मतलब पहले के 2 के लिए तो प्रॉक्सी के वोट बच्चों वैलिड रहेंगे, पर थर्ड से मेंबर के ही वोट बच्चों क्या होंगे, काउंट होंगे। इस बात का ध्यान रखिए। ओके, मूव करते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कब तक रिवोक होता है? नंबर 1, जब मेंबर खुद आ जाएगा प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपने जो नया प्रॉक्सी फॉर्म भेज दिया जो टाइम लिमिट के अंदर गया, इससे बच्चों क्वेश्चन भी आता है। अगर आपने जो नया प्रॉक्सी फॉर्म भेजा जो टाइम लिमिट बराबर टाइम लिमिट को फॉलो करता है, ऐसे केस में बच्चों पुराना प्रॉक्सी फॉर्म रिवोक हो जाएगा। लेकिन सपोज आपने ऑलरेडी एक प्रॉक्सी फॉर्म भेजा है 48 आवर्स बिफोर और एक प्रॉक्सी फॉर्म भेजा बच्चों 24 घंटे पहले,
जो आपने नया वाला प्रॉक्सी फॉर्म भेजा है बच्चों 24 घंटे पहले भेजा है, जबकि 48 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। तो ऐसे केस में आपने नया प्रॉक्सी फॉर्म टाइम लिमिट के अंदर नहीं भेजा बच्चों, ऐसे केस में ये प्रॉक्सी फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा और पुराना प्रॉक्सी फॉर्म ही बच्चों क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ऐसा बहुत बार एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आता है। मूव करते हैं सेक्शन 106 की ओर, जो बात करता है बच्चों वोटिंग राइट्स के बारे में। सेक्शन 106 बात करता है कि किसी भी मेंबर को आप वोट करने से रोक नहीं सकते। आप किसी भी मेंबर को बच्चों वोट करने से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ दो ही रीजन से आप किसी को वोट करने से रोक सकते हो। नंबर 1 बच्चों, अगर कॉल्स अनपेड है एंड इफ द कंपनी हैज लीन ऑन शेयर्स, यानी बच्चों कंपनी ने आपके शेयर्स पे क्या करके रखा है, लीन करके रखा हुआ है। ये दो ही रीजन से आप वोट करने से रोक सकते हो बच्चों। और किसी रीजन से अगर वोट करने से रोका है तो वो इनवैलिड होगा। नंबर 2, ये दो रीजन से ही बच्चों वोट करने से रोक सकते हो अगर वो स्पेसिफिकली आर्टिकल में मेंशन किया है। तो क्वेश्चन ही पूछता है सर अगर आर्टिकल में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में बच्चों ये दो रीजन से भी वोट करने से रोक नहीं सकते। ओके, मूव करते बच्चों वोटिंग का शो ऑफ हैंड। सर शो ऑफ हैंड में क्या होता है? नॉर्मली सब लोग हैंड शो करते हैं, वोटिंग काउंट होता है, डिसाइड होता है बच्चों रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी को ध्यान रखना है। नंबर 1, यहां बच्चों प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता, हमने पहले ही बात किया था। एंड यहां पे बच्चों 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट है। यानी सर यहां वोटिंग डिपेंड नहीं करेगा कितना पेड अप कैपिटल आपके पास है, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट है। हाउएवर बच्चों सेक्शन 109 बात करता है पोल के बारे में। सर पोलिंग के केस में वोटिंग डिपेंड करेगा आपके पास कितना पेड अप कैपिटल है, ठीक है? उसे कंपेयर किया जाएगा टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी का टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल है सपोज 1 CR, और उसमें आपके पास बच्चों 10 लाख के शेयर्स है, यानी टोटल में आपके पास कितने परसेंटेज वोट है? सर 10%। तो आपका बच्चों 1 वोट विल बी 10%। यानी पोल से जब वोट हो रहा है बच्चों तब वोटिंग विल डिपेंड अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल में आपके पास कितना पेड अप कैपिटल है। वेयरएज अगर बच्चों शो ऑफ हैंड से वोट हो रहा है तो 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट है, यानी बच्चों पोल में 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट हो जाएगा, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से आपके पास कितने शेयर्स है उतने परसेंटेज आपका 1 वोट होगा। जबकि शो ऑफ हैंड में बच्चों 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट होगा। ओके सर, पोलिंग कैसे कंडक्ट की जाती है बच्चों? बहुत सिंपल है, आपको एक बैलेट पेपर दिया जाता है, सारे मुद्दों पे आप वोट करते हो। कंपनी बच्चों एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करती है एंड स्क्रूटनाइजर काउंट करके बताता है कि रिक्वायर्ड वोट मिले कि नहीं मिले, रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन बच्चों पास हुआ कि नहीं हुआ। रिक्वायर्ड वोट मिले कि नहीं मिले, रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए कि पोल आप बच्चों कब तक कंडक्ट करना है। अगर पोल मीटिंग को एडजर्न करने को लेके या चेयरमैन अपॉइंट करने को लेके बच्चों, तो इमीडिएटली पोल हो जाना चाहिए। बाकी किसी रीजन के बच्चों पोल डिमांड किया तो पोल 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर पोल डिमांड इन दो पर्पस के लिए हुआ, क्या मीटिंग को एडजर्न करने के लिए या चेयरपर्सन को अपॉइंट करने के लिए, तो बच्चों पोल इमीडिएटली कंडक्ट करना पड़ेगा। वेयरएज अगर पोल ठीक है किसी और मुद्दे में हुआ तो 48 आवर्स के अंदर बच्चों वो डील हो जाना चाहिए। सर नॉर्मली तो वोटिंग शो ऑफ हैंड से होता है, ऐसे केस में सर पोल डिमांड कितने लोग करेंगे? देन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो उतने लोगों ने पोल डिमांड करना चाहिए जिनके पास या तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स है या 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है। ओके याद करना है बच्चों, कितने लोगों ने पोल डिमांड करना चाहिए? नंबर 1, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है बच्चों जितने लोगों के पास में 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है या 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है। और सर गारंटी वाली कंपनी है तो
एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स। बाकी बच्चों चेयरमैन सुओ मोटो, यानी अगर चेयरमैन को खुद को लगता है कि इस मुद्दे पे पोल कंडक्ट करना चाहिए तो इस मुद्दे बच्चों वो पोल ले सकते हैं। मूव करते हैं सर सेक्शन 108 की और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। इसी को बच्चों ई वोटिंग भी बोलते हैं, इसी को बच्चों रिमोट ई वोटिंग भी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ई वोटिंग में क्या होता है, मेंबर घर बैठे वोट कर सकते हैं। बच्चों घर बैठे वोट कर सकता है, उसे मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। सर क्या ई वोटिंग फैसिलिटी हर कंपनी को देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज बच्चों नो। ये याद कर लो कितने लोगों के लिए ई वोटिंग कंपलसरी है। नंबर 1 बच्चों लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो भाई ई वोटिंग करवाना ही पड़ेगा। एंड बाकी कंपनीज जहां पे 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स है, बाकी बच्चे कंपनी जहां पे 1000 या उससे ज्यादा वोटिंग मेंबर्स है, उन्हें ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सर इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1 बच्चों जो नोटिस आप भेजते हो उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि ई वोटिंग कंडक्ट करा रहे हैं, ऐसे आप लॉगिन आईडी बना सकते हो, ऐसे आप पासवर्ड बना सकते हो, वोटिंग लाइन्स कब तक खुली रहेगी, कैसे वोटिंग करना है बच्चों, सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। इस नोटिस का आपको एडवर्टीजमेंट भी देना पड़ेगा बच्चों इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, और ये एडवर्टीजमेंट बच्चों एटलीस्ट 21 क्लियर डेज पहले आपको पब्लिश करना पड़ेगा। ये भी बच्चों इस पे भी एमसीक्यू पूछ सकता है। तो लॉजिक बहुत सिंपल, जितने दिन पहले नोटिस जाना चाहिए बच्चों उतने दिन पहले लॉजिकली एडवर्टीजमेंट भी जाना चाहिए नोटिस का। एंड साथ साथ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आप लोगों को ये वेबसाइट पे भी पोस्ट करना पड़ेगा। अब सर ई वोटिंग के लिए रूल बहुत सिंपल है कि ई वोटिंग लाइन्स मिनिमम कितने दिन तक खुली होनी चाहिए? ई वोटिंग लाइन शुड बी ओपन बच्चों एटलीस्ट 3 डेज, फॉर एटलीस्ट 3 डेज। ई वोटिंग बच्चों कम से कम 3 दिन के लिए खुली होनी चाहिए। आप ज्यादा दिन के लिए भी ओपन कर सकते हो। एंड इंश्योर करो मीटिंग से 1 दिन पहले शाम को 5 बजे तक बच्चों ये क्लोज हो जानी चाहिए। मीटिंग से 1 दिन पहले बच्चों शाम को 5 बजे ये क्लोज हो जानी चाहिए। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ई वोटिंग फैसिलिटी से अगर आप वोट कर रहे हो, एक बार आपने वोट कर दिया फिर आप वोट को चेंज नहीं कर सकते। वंस वोटेड यू कैन नॉट चेंज। सर अगर हम ई वोटिंग से वोट नहीं कर पाए तो क्या होगा? अगर बच्चों आप ई वोटिंग से वोट नहीं कर पाए तो आप फिजिकल मीटिंग में आके भी वोट कर सकते हो। सर अगर हमने ई वोटिंग से वोट कर दिया फिर क्या होगा? फिर भाई आप फिजिकल मीटिंग भी आके अटेंड कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है आप वोट एक ही बार कर सकते हो। ओके, यहां पे बच्चों स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेगा। फिजिकल वाले मीटिंग के वोट प्लस ई वोटिंग वाले वोट को बच्चों काउंट करके डिसाइड होगा कि रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ। सर यहां पे स्क्रूटनाइजर कैन बी सीए, सीएमए, सीएस या एडवोकेट इन प्रैक्टिस। बाकी बच्चों इससे रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो उपकार बच्चों निधि लिमिटेड है एंड निधि कंपनी है, इसका एजीएम होने वाला है 25 अगस्त को, फॉर विच नोटिस ऑफ एजीएम was sent to all its member including the following। अब जो निधि कंपनी के लिए अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बात सभी लोग ध्यान से सुनेगा कि निधि कंपनी बच्चों हम हर एक को सारे डॉक्यूमेंट सर्व नहीं करते इंक्लूडिंग नोटिस। निधि कंपनी बच्चों याद रखना हम उन्हीं लोगों को नोटिस सर्व करते हैं जिनके पास या तो मोर देन 1000 फेस वैल्यू का शेयर है, ठीक है, या फिर टोटल पेड अप कैपिटल में उनके पास 1% शेयर है। आई रिपीट, निधि कंपनी बच्चों हम उन्हीं लोगों को नोटिस सर्व करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करते हैं जिनके पास कम से कम 1000 रुपीज के फेस वैल्यू के शेयर्स हैं या टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का बच्चों कम से कम 1% पेड अप कैपिटल। बाकी लोगों के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, और जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आ गई उस दिन मान लेते हैं भाई इनको भी नोटिस क्या हो गया, सर्व हो गया। अब आते बच्चों क्वेश्चंस में, ठीक है, कि एक मेंबर है भाई जिसके पास 800 रुपए का फेस वैल्यू है,
शेयर्स अमाउंटिंग टू 0.16%। भाई इसको तो नहीं दिया जाएगा। 2 मेंबर से बच्चों जो ज्वाइंटली होल्ड करते हैं 1600 के शेयर्स, भाई इनको नोटिस जाएगा। 42 मेंबर्स है इंडिविजुअली होल्ड करते हैं फेस वैल्यू 600 का, इनको भी नहीं जाएगा। एंड ऑल रिमेनिंग मेंबर्स होल्डिंग इंडिविजुअली मोर देन 1.2%, इन लोगों को बच्चों नोटिस जाएगा। ओके परफेक्टोस। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों सेक्शन 110 जो बात करता है पोस्टल बैलेट के बारे में। अब सर पोस्टल बैलेट फैसिलिटी क्या है, ध्यान से सुनिए बच्चों। अब बच्चों पोस्टल बैलेट सर्विसेज क्या होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पे क्या होता है बच्चों, जिन जिन मैटर्स को पोस्टल बैलेट से पास किया जाता है वहां पे आप लोगों को एक रेजोल्यूशन की कॉपी और एक प्रीपेड रिप्लाई कार्ड आपके घर पे ही भेज दिया जाता है। जिस दिन से कंपनी ने आपको भेजा से लेके 30 डेज के अंदर बच्चों आप लोगों का रिप्लाई आ जाना चाहिए। जितने लोगों के रिप्लाई आए उसके बेसिस से बच्चों डिसाइड होगा कि रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ। सर क्या हर कंपनी को पोस्टल बैलेट यूज करना पड़ेगा, क्या हर मुद्दे को लिए पोस्टल बैलेट यूज करना पड़ेगा? द आंसर इज बच्चों नो। सिर्फ कंपनी जिसके पास 200 से ज्यादा मेंबर है उनको इन्हीं मुद्दों को, आई रिपीट बच्चों, इन्हीं मुद्दों को पोस्टल बैलेट से पास कराना पड़ेगा। ओके हर वो कंपनी जहां 200 से ज्यादा मेंबर से बच्चों उन्हें इन्हीं मुद्दों को पोस्टल बैलेट से बच्चों पास कराना पड़ेगा। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बच्चों मस्त याद करने के लिए सारे मुद्दे दिए हुए हैं एंड बढ़िया शॉर्टकट भी दिया है बच्चों ABCDEFG। ठीक है, आई वुड रिक्वायर एंड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि भाई ये सारे मुद्दों को बच्चों याद कर लेना। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो कि भाई जिन मुद्दों को आपको पोस्टल बैलेट से पास करवाना है बच्चों वो आप लोग चाहो तो ई वोटिंग से भी पास करवा सकते हो। ओके एवरीवन, बोला आप चाहो तो ई वोटिंग से भी पास करवा सकते हैं। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन के और सेक्शन 111 तो मेरे प्यारे बच्चों एज ए मेंबर सेक्शन 111 ने आपको 2 पावर दिए। नंबर 1, अगर आप चाहो तो अपना भी कोई मुद्दा मीटिंग में इंक्लूड करा सकते हो, या आप चाहो तो बच्चों अपना कोई स्टेटमेंट भी सर्कुलेट करवा सकते हो बाकी मेंबर्स में। सेक्शन 111 बच्चों पावर देता है आपको कि अगर मीटिंग कंडक्ट होने वाली है और आप चाहते हो भाई ये आपका एजेंडा भी मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए तो आप वो भी बच्चों इंक्लूड करवा सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि आपका कोई मुद्दा बाकी मेंबर्स में बच्चों सर्कुलेट होना चाहिए तो वो भी हो सकता है। इसके लिए आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले केस में एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर, सेकेंड केस में एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर। और कितने लोग ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं बच्चों, याद रखना सेम लाइक EGM या IGM लिखा है बच्चों, सेम लाइक EGM। सर EGM में कितने लोग रिक्वायर्ड थे बच्चों? 1/10 ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, एक्चुअली 1/10 ऑफ टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल है, या इतने लोग बच्चों जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स है। ओके ये देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, रिसेंटली RTV May 24 में बच्चों एक क्वेश्चन आया है। Prakash and some of his friends are members of Focus Limited, a company with a paid-up share capital of 1 CR. They all intend to propose a resolution. देखो बच्चों members चाहते हैं resolution propose करना, ठीक है, at the forthcoming general meeting which is going to be held in CP New Delhi, in the place where the registered office of Limited is situated. Kindly provide guidance to Prakash and friends on the requisite minimum paid up share capital they should hold. Sir, minimum कितना paid up share capital hold करना चाहिए बच्चों? 1/10 of total equity paid up capital. What are the other requirements that Prakash and his friends need to keep in mind for moving a member's resolution? ठीक है कि नंबर 2 सर कितने दिन पहले आप लोगों को ये सेंड करना पड़ेगा। ओके बच्चा बारी, फिर मूव करते हैं सर 111 हो चुके हैं बच्चों,
112 और 113 ने आपको याद होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स को बच्चों पावर दिए हैं कि उन्हें प्रॉक्सी माना नहीं जाएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी बच्चों कोरम के लिए ऐड काउंट किया जाएगा एंड वो लोग मीटिंग में वोट भी कर सकते हैं। मूव करते सर सेक्शन 114 की और सेक्शन 114 बात करता है बच्चों रेजोल्यूशन। सेक्शन 114 के हिसाब से बच्चों दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, नंबर 1 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नंबर 2 बच्चों स्पेशल रेजोल्यूशन। हर वो मुद्दा देखो अगेन सर किसी मुद्दे को ओआर चाहिए कि एसआर चाहिए वो डिपेंड करता है बच्चों लॉ में क्या मेंशन करता है। अगर लॉ में मेंशन करता है कि भाई आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी बच्चों जितने लोग ने फेवर अगेंस्ट में वोट किया उससे ज्यादा लोगों ने बच्चों फेवर में वोट करना चाहिए। परसेंटेज की बात करें तो बच्चों मोर देन 50% लोगों ने फेवर में वोट करना चाहिए तो ओआर पास हो जाएगा। जिन मुद्दों के लिए बच्चों स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, जिन मुद्दों के लिए बच्चों स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है वहां कम से कम 75% लोगों ने वोट करना चाहिए फेवर में, या उसी हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि 3/4 मेजोरिटी चाहिए। ओआर के लिए बच्चों मेजोरिटी चाहिए, इसके लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए। या एक और बहुत बढ़िया तरीका है बच्चों, इस पे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि जितने वोट अगेंस्ट में है उसका कम से कम 3 गुना यानी 23 वोट बच्चों फेवर में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे भाई एसआर पास होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों देखना, सपोज कंपनी में 1000 मेंबर्स है बच्चों, ये मैटर नहीं करता, से उसमें से 800 लोग मीटिंग में आए, से उसमें से भी 200 के वोट बच्चों इनवैलिड थे, हम चेक करेंगे बचे हुए 600। टोटल मेंबर कितने बच्चों मैटर नहीं करता, कितने लोग मीटिंग में आए हैं वो मैटर करता है। उसमें भी जितने लोगों के वोट बच्चों इनवैलिड है या जितने लोगों को अब्सटेन किया है वोट करने से, उनको भी छोड़ के बच्चों जितने लोगों के वोट वैलिड है, ठीक है, इनके नंबर ऑफ वोट्स को बच्चों हम लोग 100% मानेंगे एंड उसके हिसाब से चेक करेंगे क्या रिक्वायर्ड वोट मिला है कि नहीं। अगर रिक्वायर्ड वोट मिला है बच्चों रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, अगर रिक्वायर्ड वोट नहीं मिला तो बच्चों रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ओके, मूव करते हैं सर नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन 110। बच्चों देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 115 बात करता है बच्चों स्पेशल नोटिस के बारे में। सर नोटिस पे तो हमने सेक्शन नंबर 101 भी देखा था, नोटिस और स्पेशल नोटिस में क्या फर्क है? जो स्पेशल नोटिस में यह खास बात है कि ये नोटिस कंपनी शेयर होल्डर को नहीं देती है, ये नोटिस बच्चा पार्टी शेयर होल्डर्स कंपनी को देते हैं। स्पेशल नोटिस बच्चों शेयर होल्डर्स कंपनी को देते हैं। पॉइंट बहुत सिंपल है, अगर किसी मीटिंग में ये 4 में से एक मुद्दा डील हो रहा है, 4 कौन कौन से, 2 ऑडिटर के 2 डायरेक्टर के, या तो किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना या ऑडिटर को रिमूव करना, या डायरेक्टर को अपॉइंट करना है डायरेक्टर को रिमूव करना, तो शेयर होल्डर्स भी बच्चों अपना से लग सकता है कि मुझे ये डायरेक्टर चाहिए, मुझे ये ऑडिटर चाहिए, इस डायरेक्टर को रिमूव करो, इस ऑडिटर को रिमूव करो। शेयर होल्डर्स भी बच्चों अपना से दे सकता है। ओके, वो ये कंपनी को इन्फॉर्म करता है बच्चों थ्रू स्पेशल नोटिस। ओके, तो स्पेशल नोटिस कितने लोग दे सकते हैं याद रखना बच्चों, उतने लोग जिनका मिला के 1% ऑफ वोटिंग पावर है या एटलीस्ट 5 लाख का पेड कैपिटल है। अगर आप बच्चों ये चेक करोगे ऑलमोस्ट सिमिलर टू पोल है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू पोल है, बस फर्क क्या है ध्यान रखना बच्चों, पोल में 10% ऑफ वोटिंग पावर था, यहां बच्चों 1% ऑफ वोटिंग पावर है। सर स्पेशल नोटिस कितने दिन पहले दे सकते हैं बच्चों? मिनिमम बात करें तो एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग, मैक्सिमम बात करें तो बच्चों 3 मंथ्स बिफोर मीटिंग। ओके, जब भी कंपनी को आप स्पेशल नोटिस देते हो बच्चों, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी ने 7 दिन पहले ये बाकी शेयर होल्डर्स में बच्चों सर्कुलेट करना चाहिए, एंड अगर ये नहीं पॉसिबल हो पाया तो न्यूज़पेपर में और वेबसाइट पे बच्चों पोस्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 116 बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि एडजर्न मीटिंग इज अ एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, एडजर्न मीटिंग इज अ एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है एडजर्न मीटिंग में, अगर बच्चों रेजोल्यूशन पास हुआ है एडजर्न मीटिंग में, उसका डेट क्या होगा? ओरिजिनल मीटिंग का डेट होगा कि एडजर्न मीटिंग का डेट होगा?
तो इस पॉइंट को बच्चों क्लियर किया है सेक्शन 116 ने। सपोज ओरिजिनल मीटिंग हुई है भाई 20 जुलाई को और एडजर्न मीटिंग हुई है भाई 27 जुलाई को, और रेजोल्यूशन बच्चों एडजर्न मीटिंग में पास हुआ है, तो ध्यान रखना डेट ऑफ रेजोल्यूशन विल बी 27 जुलाई। भले ही एडजर्न मीटिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, बट अगर रेजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग में पास हुआ है तो हम मानेंगे बच्चों वही डेट पे हुआ है, अर्लियर डेट पे पास नहीं हुआ। सेक्शन 117 बात करता है, सेक्शन 117 बात करता है बच्चों कौन कौन से मैटर्स हैं जिसमें आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कौन कौन से रेजोल्यूशन बच्चों आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वैसे तो बच्चों सारे आपने काम करने ही है, एक काम का है, दैट इज जब भी कंपनी एसआर पास करेगी यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, उसकी कॉपी बच्चों 30 डेज के अंदर आप आरओसी को दोगे इन फॉर्म नंबर MGT 14। आई रिपीट, जब भी बच्चों कंपनी एसआर पास करता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता है, उसकी कॉपी आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर इन फॉर्म नंबर MGT 14। ओके, मूव करते बच्चों सेक्शन 118 की ओर, जो बात करता है मिनट्स के बारे में। सो बच्चा बाटी सेक्शन नंबर 118 और 119 बात करता है मिनट्स के बारे में। मिनट्स क्या होता है बच्चों, कोई भी मीटिंग हो, चाहे जनरल मीटिंग हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हो, हर मीटिंग का हम लोग समरी मेंटेन करते हैं, जिससे नंबर 1 हमें मालूम हो सके कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था, एंड आगे जाके बच्चों ठीक है इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ एविडेंस। सो दिस रिकॉर्ड जो आप बच्चों मीटिंग में क्या क्या हुआ था उसे मेंटेन कर रहे हो इज कॉल्ड एज मिनट्स। व्हाट इज मिनट्स? मिनट्स इज अ समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग। वी कैन ऑल्सो से बच्चों इट इज अ ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स हेल्ड इन अ मीटिंग। एक बार याद रखना, ठीक है, हर कंपनी मिनट मेंटेन करती है। नंबर 2, सारे मीटिंग्स के लिए मिनट्स मेंटेन करते हैं। तो मिनट्स आपको हर कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, सारे मीटिंग्स के लिए मिनट्स मेंटेन करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर कि मिनट्स को साइन कौन करता है, मिनट्स का कंटेंट जो है वो डिसाइड कौन करता है। ओके, तो याद रखना यहां पे सोल डिस्क्रिप्शन होता है बच्चों चेयरमैन का। चेयरमैन इंश्योर करता है कि मिनट्स प्रॉपरली प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। टाइम लिमिट टू प्रिपेयर मिनट्स इज विद इन 30 डेज ऑफ द मीटिंग। मीटिंग से बच्चों 30 दिन के अंदर मिनट्स प्रिपेयर हो जाना चाहिए। नॉर्मली इट इज हैबिट कि हम एवरी पेज को बच्चों इनिशियल डालते हैं एंड लास्ट पेज को साइन करता है। कौन साइन करता है बच्चों? चेयरमैन। इज इट क्लियर? नंबर 2, सर कब तक साइन करना पड़ता है? नॉर्मली बच्चों मीटिंग से 30 डेज के अंदर साइन हो जाना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा? बच्चों यहां पे मैटर करता है कि ये बोर्ड मीटिंग है कि ये जनरल मीटिंग है। अगर भाई बोर्ड मीटिंग है और चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो हम नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। आई रिपीट, हम नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन अपॉइंट करते हैं एंड वो इस मीटिंग को प्रिसाइड करता है या इस मीटिंग के मिनट्स को साइन करता है। सर अगर जनरल मीटिंग है और चेयरमैन की डेथ हो गई या वो अवेलेबल नहीं है, ऐसे केस में बच्चों किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वो उस मिनट्स को साइन करता है। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो हम देखेंगे कौन सी मीटिंग है। अगर ठीक है वो बोर्ड मीटिंग है और चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट मीटिंग के चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे, वो इस मिनट्स को साइन करेगा। और अगर जनरल मीटिंग है तो किसी डायरेक्टर को ऑथराइज कर देंगे बच्चों बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, जिससे बात करते हैं बच्चों सेक्शन नंबर 119। याद रखना इंस्पेक्शन सिर्फ मेंबर्स कर सकते हैं, बिजनेस आवर्स के दौरान कर सकते हैं। कंपनी ने कम से कम 2 घंटे का प्रोविजन रखना चाहिए कि वो इंस्पेक्ट कर सके, ठीक है। एंड कॉपी भी मांग सकते हैं वो बच्चों, ठीक है। कंपनी को उन्हें कॉपी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कॉपी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को कॉपी प्रोवाइड करना पड़ेगा उन्हें विद इन 7 डेज, और इसके लिए मैक्सिमम फीस चार्ज कर सकते हैं ₹10 पर पेज।
ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, सभी लोग ध्यान रखना। मैंने पहले ही बात किया था कि मिनट्स में क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इट इज सोनली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयरमैन। अगर चेयरमैन को लगता है बच्चों कि डीआईडी है, डीआईडी मतलब क्या? नंबर वन, किसी पर्सन के लिए या कंपनी के लिए डिफेमेटरी है, डिफेम कर रहा है। ऐसे अगर वो फैक्ट बच्चों इमटेरियल है, एंड इफ इट इज दिस डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसे केस में बच्चों चेयरमैन चाहे तो एक्सक्लूड करवा सकता है ना। कुछ रिकॉर्ड्स आपको परमानेंटली प्रिजर्व करना पड़ता है, कुछ रिकॉर्ड्स आपको 8 साल के लिए प्रिजर्व करना पड़ता है। याद रखना बच्चों, मिनट इज अ डॉक्यूमेंट जो आपको परमानेंटली प्रिजर्व करना पड़ता है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था, हर कंपनी में आप लोगों को मिनट्स मेंटेन करना है। इसका बच्चों एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, इसमें मिनट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों सेक्शन 120, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मूव करते हैं सर सेक्शन 121, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो लॉ क्या बोलता है? सेक्शन 121 बात करता है बच्चों कि एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, याद रखना ये रूल अनलिस्टेड कंपनी के लिए नहीं है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को, ठीक है, एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, सॉरी एक रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है एजीएम पे। कंसेप्ट का नाम है बच्चों रिपोर्ट ऑन एजीएम, बहुत बार एग्जाम में एमसीक्यू पूछे गए। आई रिपीट, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को बच्चों एक रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है एजीएम की विद इन 30 days फ्रॉम एजीएम, एंड इट इज इन फॉर्म नंबर MGT 15। इससे बच्चों बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। सो आई रिपीट, ठीक है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है बच्चों एजीएम पे, फॉर्म नंबर MGT 15 में विद इन 30 days फ्रॉम एजीएम। पास से बच्चों इस भी पॉइंट पे क्वेश्चन आया है कि ये रिपोर्ट को किसने साइन करना चाहिए। तो ये पॉइंट बच्चों ध्यान रखना कि दिस रिपोर्ट शुड बी साइन एंड डेटेड बाय, ठीक है, साइन एंड डेटेड बाय नंबर 1 चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग। ठीक है, इस रिपोर्ट को बच्चों कौन साइन डेट करता है? चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग। बट अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक बच्चों कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए एंड कंपनी का सेक्रेटरी साइन करेगा। तो आई रिपीट, पहला अथॉरिटी तो बच्चों चेयरमैन के पास है, बट अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए एंड साथ साथ बच्चों कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। ओके, ये 2 क्वेश्चन ही सेक्शन 121 में बच्चों पूछ सकते हैं। तो हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया, जिससे बच्चों सेक्शन नंबर 96 से लेके सेक्शन नंबर 122 तक हमने सारा रिवीजन किया, रिसेंट के बच्चों सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम मूव करते हैं पार्ट ए की ओर। कंपैरेटिवली बच्चों पार्ट ए थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें सेक्शन नंबर 88 से लेकर सेक्शन नंबर 95 डील होता है। बट एक बार याद रखना बच्चों, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वन शॉट रिवीजन में आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूं। तो बच्चों आगे के रिविजन्स में कराने वाला हूं अपने हैंड रिटन नोट्स से, ठीक है, मेरे नोट्स प्लस हैंड रिटन नोट्स दोनों भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड उसमें बच्चों आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। सो सेक्शन नंबर 88 बात करता है बच्चों रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स और अदर रजिस्टर्स। नाउ पहला क्वेश्चन है सर, कौन सी कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है? आंसर है बच्चों ऑल कंपनीज। हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना कंपलसरी है। उसमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन होता है बच्चों MGT 1 में, डिबेंचर होल्डर्स या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन होता है MGT 2 में, और फॉरेन रजिस्टर भी बच्चों मेंटेन होता है MGT 1 के ही अंदर। बच्चे यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, फॉरेन रजिस्टर भी बच्चों MGT 1 के अंदर ही मेंटेन होता है। अब सर मेंटेन कहां पे होता है? रजिस्टर ऑफिस में। सर अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को आपको शिफ्ट करना है, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों याद रखिएगा, अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर आपको शिफ्ट करना है तो नंबर 1 आपको SR पास करना है, और शिफ्ट वहीं पे कर सकते हैं जहां पे एटलीस्ट 10% ऑफ मेंबर्स रिसाइड करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सिर्फ
रजिस्टर ऑफिस के अंदर रहता है। अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। एंड नंबर 2, ठीक है, शिफ्ट वही कर सकते हैं जहां कम से कम कंपनी के 10% मेंबर्स रिसाइड करना चाहिए। सर रजिस्टर मेंबर्स में एंट्री कब तक हो जानी चाहिए? नॉर्मली बच्चों मेंबर बनने के बाद एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने से 7 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। एंट्री की अगर मैं प्रोविजन की बात करूं बच्चों, तो मोस्टली जितने भी चैप्टर्स हमारे सिलेबस में अप्लीकेबल है सब में एंट्रीज जो है एक्सेप्ट मिनट्स, ठीक है, 7 डेज के अंदर ही होती है। तो अगर कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सर इसे ऑथोराइज कौन करेगा? ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑथोराइज कौन करेगा बच्चों। एक कंपनी सेक्रेटरी, और कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो पर्सन ऑथोराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एमजीटी 1 में मेंटेन होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं यहां पे। सर वैसे तो ये भी रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मेंटेन होता है, बट कई कंपनी क्या करती है, फॉरेन में ही, ठीक है, रजिस्टर ओपन करवा देती है। ऐसे केस में ये आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर MGT3। एंड जैसे जैसे उस रजिस्टर में बच्चों चेंजेस होते हैं, अपने कंपनी में भी ये चेंजेस करने पड़ेंगे विद इन 15 डेज। ठीक है, टाइमली रिटर्न सबमिट करते हैं वो लोग कंपनी को, और 15 दिन के अंदर रिटर्न सबमिट करते हैं, एंड हमें बच्चों अपडेट करते रहना पड़ता है। तो दिस इज सेक्शन नंबर 88। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, रजिस्टर्ड मेंबर कहां मेंटेन करना है इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, एंट्री इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात का ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 89 बात करता है बच्चों डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, ठीक है, आप शेयर होल्डर नहीं होते, ठीक है, बट आप बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स होते हैं। जैसे बच्चों डिपॉजिटरी सिस्टम में बात करें तो शेयर्स तो डिपॉजिटरीज को इश्यू होते हैं, बट उस शेयर्स के बेनिफिट्स जो है, ठीक है, बेनिफिट्स जो है मतलब डिविडेंड हो गया, वोटिंग राइट्स हो गए, वो, ठीक है, डिपॉजिटरीज देता है जो भी शेयर्स कंपनी के परचेज करता है। तो रूल बहुत सिंपल है। सपोज रजिस्टर्ड शेयर होल्डर यहां पे कुणाल है, यानी मैं हूं बच्चों, मैंने उस शेयर्स के बेनिफिट ट्रांसफर किए बेनिफिशियल शेयर होल्डर को, तो दोनों को कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैं भी कंपनी को इन्फॉर्म करूंगा विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर MGT4, और ये बेनिफिशियल शेयर होल्डर भी कंपनी को इन्फॉर्म करेगा विद इन 30 डेज इन MGT5। जैसे ही बच्चों कंपनी को मालूम पड़ेगा कि भाई बेनिफिट्स इस शेयर होल्डर के पास है, वो आरओसी को 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेंगी फॉर्म नंबर MGT6 में, एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इसे अपडेट कर देंगे। याद रखना ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी को, एंड वो ट्रस्ट जो म्यूचुअल फंड्स रन कर रहे हैं या वेंचर कैपिटल फंड रन कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1, 2 और 3, इस बात का बच्चों ध्यान रखिए। सेक्शन 90 बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, SBO। अब सर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? कोई पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब क्या, अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके, ट्रस्ट के थ्रू, HUF के थ्रू, फर्म के थ्रू, या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू इनडायरेक्टली अगर कंपनी में 10% और मोर शेयर्स या वोटिंग पावर या डिविडेंड के राइट्स होल्ड करता है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है बच्चों, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हर पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी में एटलीस्ट 10% शेयर्स होल्ड करता है या वोटिंग पावर होल्ड करता है, या, ठीक है, उसके पास इतने के डिविडेंड है। नंबर 2 बच्चों सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करते हो या उस कंपनी को कंट्रोल करते हो, तो ऐसे केस में भी आप उस कंपनी के सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो जाएंगे। एंड उनके लिए बच्चों ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जब भी आप कंपनी के सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन जाते हो तो आप लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बेन 1 में कंपनी को। कब तक? विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग SBO। अब कंपनी क्या करेंगी,
कंपनी इसका रिटर्न फाइल करेंगी आरओसी के पास 30 डेज के अंदर। बेन2 एक रजिस्टर मेंटेन करेंगी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का, जिसमें वो अपडेट करेंगी फॉर्म नंबर बेन3 एंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन हमारा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। ठीक है, एसबीओ कौन है हमारा, या पर्सन जो जानता है कि हमारा एसबीओ कौन है, या लास्ट 3 इयर्स में एसबीओ कौन है। इसके लिए बच्चों ठीक है, कंपनी भी आप लोगों को नोटिस दे सकती है इन फॉर्म नंबर बेन4। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके एवरीवन, परफेक्टोस। नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात का भी ध्यान रखिए सभी लोग कि अगर हमने कंपनी ने किसी को पूछा अबाउट बेनिफिशियल सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर और उस पर्सन ने रिस्पॉन्स नहीं दिया विद इन 30 डेज, तो ऐसे केस में बच्चों कंपनी क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है एनसीएलटी को कि भाई हमने तो पूछा था, ठीक है, बट ये पर्सन ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसे कैसे बच्चों एनसीएलटी क्या करेगा, हियरिंग कंडक्ट करेगा, हियरिंग कंडक्ट करेगा विद इन 60 डेज एंड ऑर्डर दे देगा। ऑर्डर कैन बी नंबर 1 टू फ्रीज द शेयर्स या टू फ्रीज द बेनिफिट्स जो एक पर्सन ठीक है डिराइव कर रहा है फ्रॉम दैट शेयर्स। ओके, और ऑर्डर देगा कि भाई तुम डिस्क्लोज करो एंड अभी भी बच्चों अगर 1 साल तक भी वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो एनसीएलटी अप्लाई कर सकता है कि भाई इनके शेयर्स जो है वो आईपीएफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिए जाए। सेक्शन 91 बात करता है बच्चों क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पहले तो कंपनी क्लोज क्यों करती है, नंबर 1 अपडेट करने के लिए, रिसेंटली कोई मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है, ताकि डिसाइड कर सके किसको आपको डिविडेंड देना है, किसको आपको वोटिंग राइट्स देना है। याद रखना एक टाइम पे मैक्सिमम कितने दिन तक क्लोज रह सकता है रजिस्टर, 30 डेज तक एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी आप रजिस्टर क्लोज कर रहे हो मैक्सिमम स्ट्रेच जिसमें आप क्लोज कर रहे हो बच्चों विल बी 30 डेज एंड ठीक है साल भर में आपने क्लोज किया ओपन किया क्लोज किया ओपन किया, ऐसे करके बच्चों मैक्सिमम 45 डेज तक ही हम क्लोज कर सकते हैं। आई रिपीट एवरीवन, रजिस्टर मेंबर एक बार में मैक्सिमम 30 डेज तक ही आप क्लोज कर सकते हो और साल भर में जितनी बार भी क्लोज करो ओपन करो कुल मिला के क्लोज कर सकते हो बच्चों मैक्सिमम 45 डेज एंड दिस विल बी इंपॉर्टेंट एवरीवन। सेक्शन 192 बात करता है बच्चों एनुअल रिटर्न के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दिस सेक्शन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू आउट ऑफ दिस रिमेनिंग ठीक है अनइंपॉर्टेंट सेक्शंस। सो सेक्शन 92 में सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एनुअल रिटर्न में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए। पास से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक निमोनिक दिया है। निमोनिक इज पीसी सिम। पीसी सिम पी से भाई जितने भी प्रिंसिपल बिजनेस है कंपनी के सबके डिटेल्स दो, ठीक है, कंपनी के, उनके होल्डिंग के, उनके सब्सिडरी के, एसोसिएट के, सबके ठीक है सबके डिटेल्स बताओ। सी से सर्टिफिकेट दो कि भाई इन लोगों ने ये सेक्शन को कंप्लाई किया है। एस से आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना पड़ेगा। आय 2 है बच्चों, नंबर 1 कंपनी में इंडेटनेस कितनी है वो बताना पड़ेगा, कंपनी में कितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो आपको डिटेल्स डिस्क्लोज करनी पड़ेंगे एंड 4 चीजें और डिस्क्लोज करनी पड़ेंगे। नंबर 1 साल भर में कितनी मीटिंग्स ली है, मैनेजर को रेम्यूनरेशन कितना दिया है, मेंबर्स कौन कौन है, कितने अमाउंट के लिए है एंड मैनेजमेंट में कौन कौन है, ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। आई वुड एडवाइस ऑल द स्टूडेंट्स कि भाई ये कंटेंट को आप लोगों ने लर्न कर लेना चाहिए। ओके, नाउ सर इस एनुअल रिटर्न को ऑथोराइज कौन करता है, इज ए क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नॉर्मली तो एक कंपनी सेक्रेटरी करती है और एक डायरेक्टर करते हैं, बट अगर ओपीसी है बच्चों, स्मॉल कंपनी है या स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो सीएस या फिर डायरेक्टर, यहां बच्चों दोनों को कंपलसरी है, जबकि यहां पे कोई एक ने भी साइन किया तो चलेगा। सर एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर इज MGT7, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू बच्चों, पर ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए MGT7A, ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए MGT7A।
सर अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगर लिस्टेड कंपनी है या ऐसी कंपनीज का पीडब्ल्यू शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसमें बच्चों एक प्रैक्टिसिंग सीएसबी सर्टिफाई करता है इन फॉर्म नंबर MGT 8। सर एनुअल रिटर्न, ठीक है, कब तक आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस सेक्शन। तो रूल बोलता है भाई जब भी एजीएम हो जाती है उससे 60 दिन के अंदर आप लोगों ने एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए आरओसी के पास। और सर अगर एजीएम टाइम पे नहीं हुई तो लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम से 60 दिन के अंदर आपने फाइल करना चाहिए आरओसी के पास। ओके एवरीवन, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, सेक्शन नंबर 94। और ये लास्ट सेक्शन है बच्चों इस चैप्टर का। इसमें सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले जितने भी रजिस्टर एंड रिटर्न्स हम लोगों ने देखे इस चैप्टर में, मतलब क्या, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देखा, डिबेंचर होल्डर्स देखा, अदर सिक्योरिटी देखा, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देखा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर देखा, एनुअल रिटर्न देखा, ये सब ठीक है रजिस्टर ऑफिस में ही मेंटेन होता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, शिफ्ट करने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा और शिफ्ट वहां पे करना पड़ेगा जहां एटलीस्ट 10% ऑफ द मेंबर्स डिसाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एमसीक्यू के लिए, ये सारे रजिस्टर्स रिटर्न्स कब तक प्रिजर्व करना चाहिए? तो आंसर है बच्चों रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंटली प्रिजर्व करना चाहिए। देखो मिनट्स भी बच्चों हमने परमानेंटली प्रिजर्व करने बोला था, रजिस्टर ऑफ मेंबर बच्चों परमानेंटली प्रिजर्व करना है। फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर बच्चों MGT 1 के अंदर होता है, वो भी आप लोगों को परमानेंटली प्रिजर्व करना है। बाकी डिबेंचर होल्डर्स का जो रजिस्टर है वो रिडम्पशन से 8 इयर्स तक आप प्रिजर्व कर सकते हो। याद रखना बच्चों, यहां पे अलॉटमेंट से या इशू से नहीं है, रिडम्पशन से 8 इयर्स से। और एनुअल रिटर्न बच्चों आप लोगों को प्रिजर्व करना है विद इन 8 इयर्स फ्रॉम फाइलिंग। ओके, बाकी इंस्पेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन नंबर 95 हम पे अप्लीकेबल नहीं है। तो कुल मिला के बात किया जाए बच्चों तो हम लोगों ने ठीक है रजिस्टर एंड रिटर्न्स भी कंप्लीट कर दिया, ये पूरा चैप्टर बच्चों मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर दिया। मैं सारे स्टूडेंट्स को बता दूं कि आई होप ये वन शॉट रिवीजन आप लोग के लिए रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इस रिवीजन को नंबर वन बच्चों सेव करके रखें। जितने बार भी आपको रिवाइज करना है आप 1.5x की स्पीड में, 2x की स्पीड में बच्चों रिवाइज कर सकते हो। एंड ये वन शॉट रिवीजन को बच्चों यूज करो आपकी प्रिपरेशन के लिए फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। हर सेक्शन मेरे हिसाब से फटाफट रिवाइज करते चलो एंड साथ साथ बुक के बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। ऐसे आप इफेक्टिवली 2-2, 3-3 घंटे के अंदर बच्चों बैक टू बैक पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएंगे। आगे मैं ऐसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन डालने वाला हूं। और जनवरी के बच्चों को मैं बता दूं कि ठीक है नवंबर और दिसंबर में साथ साथ बच्चा पार्टी नंबर 1 आपके 2 मैराथन्स आने वाले रिवीजन करने के लिए साथ साथ अलॉन्ग विद वन शॉट रिवीजन। नंबर 3 बच्चों में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का भी मैराथन अपलोड करने वाला हूं, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। वो भी बच्चों ये कमिंग नवंबर मंथ में आने वाला है। एंड साथ साथ बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस के भी मैं कुछ सेशंस कंडक्ट करने वाला हूं। तो स्टे ट्यून विथ मी। ये नवंबर एंड दिसंबर मंथ में बच्चों बहुत सारे रिविजन्स, बहुत सारे मैराथन्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस सेशंस होने वाले हैं। ओके, प्लीज दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करें, ठीक है, शेयर करें। एंड जिनको भी सारे अपडेट्स चाहिए अबाउट क्या क्या हो रहा है ठीक है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो बच्चों ये आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ये जाके भी बच्चों आप लोग स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आई होप ये सेशन आपके लिए बच्चों हेल्पफुल रहा होगा। दिस इज कुणाल मंदानिया साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिल से सीए वाला, हक से सीए वाला।